Okay, welcome all of you for the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड बिकॉज ये वो ऐसा चैप्टर है जो जनरली स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है. जनरली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, आई कैन गारंटी यू आफ्टर लर्निंग दिस 2-3 क्लासेस जितना भी कैपगेन्स का लगेगा, दिस विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर. ये मेरी गारंटी है गाइस. ये मेरी गारंटी है कि आपका ये फेवरेट चैप्टर बनेगा आफ्टर आई टीच यू हाउ टू रिमेंबर दिस टॉपिक, how you should know this topic, how you should proceed with this topic. ये चैप्टर बिल्कुल भी लर्न करने का नहीं है. ये चैप्टर बिल्कुल भी लर्न करने का नहीं है. ये चैप्टर इज सिंपली लॉजिकल बेस्ड. सर थोड़ी वॉइस बढ़ा दीजिए. थैंक यू गौरव, जबरदस्त था सैलरी. थैंक यू सो मच. क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच. मेरी वॉइस बढ़ी हुई है क्या मेरा वॉइस ऑडिबल है? आई थिंक आप ईयरफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपको बेटर होगा. ठीक है, ईयरफोन्स लगा लीजिए सो यू कैन इजीली यू कैन सी दिस, आई मीन लिसन टू मी. अब कैपिटल गेन्स की शुरुआत करते हैं. कैपिटल गेन्स एक बहुत ही अहम टॉपिक है गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स वेटेज के हिसाब से इससे पूरा का पूरा 8 नंबर का सम्स बनता है. सीएस वाले आपके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट सम्स माना जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी टेल यू सम बेसिक्स. मतलब एकदम बेसिक्स पे मैं फोकस करता हूँ. अभी तक अपने क्या पढ़े इनकम टैक्स में? वी स्टार्टेड विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स. वहाँ पे अपने पूरा एक्ट, लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशन सब देख चुके. इनकम टैक्स किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्या बेसिक सेक्शंस है, क्या टैक्स रेट्स इंपॉर्टेंट है, सबके लिए टैक्स रेट्स क्या क्या है, कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, बेसिक फंडा समझ गए. एक फ्लो समझ गए कि इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्स कैसे निकालते हैं, पूरा फ्लो समझ गए थे इनकम टैक्स लॉस के. Then second chapter we started with residential status to determine who is resident, who is non-resident, what is the scope of income of a person, how much of his income can be taxable in India. Then I started with straight away heads of income कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, वो 5 हेड्स निकालना सीखना है पहले. उसमें से 2 हेड्स हम लोग ने खत्म कर लिया. पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम जो आपको आता है वो किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है. जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन गिव्स यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इन मेनी सिचुएशंस, अलग अलग तरह का सिचुएशंस में एचपी कैसे निकालते वो मैंने आपको सिखाया. देन आई स्टार्टेड विद सैलरीज. सैलरीज में हम लोग ने क्या देखा? सैलरीज में हम लोग ने देखा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. एम्प्लॉय को कुछ भी मिला एम्प्लॉयर से, सब कुछ सैलरी इनकम में टैक्सेबल है. लेकिन इस चैप्टर में बाकी सारे चैप्टर्स का भी कनेक्शन है. जैसे इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पशंस. वट एवर इनकम यू आर रिसीविंग लाइक अलाउंस, परक्विजिट्स और वट एवर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, दैट माइट बी एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स. तो मुझे आपको सैलरी के समय बताना पड़ा, इसलिए सैलरी चैप्टर थोड़ा बड़ा बन गया कि एग्जेम्पशन भी साथ साथ आप पढ़ रहे हो. तो आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हो. You're reading multiple chapters at same point of time. This is the concept of revision. रिविजन कब कर रहे हो? जब सब कुछ आप जानते हो. जानते के बाद आप रिविजन कर रहे हो. अब जो स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं सर स्लो जाइए स्लो जाइए, इसका मतलब सर ये रेगुलर क्लास नहीं है. प्लीज कीप दिस फिट इन योर माइंड. दिस इज नॉट योर रेगुलर क्लास, दिस इज अ फास्ट ट्रैक. फास्ट ट्रैक भी क्या, सुपर डुपर रिविजन क्लास. अभी अपने को एग्जाम के लिए 2 महीना भी, 1.5 महीना से भी कम बाकी. और अगर इस समय में अगर स्पीड कम कर लिया, रेगुलर टच में नहीं रहा, रेगुलर क्लास पढ़ाने लग गया, तो माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर कोर्स विल बी डाइल्यूटेड. बट आई एम गिविंग यू 100% गारंटी. वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग और वॉट एवर इशूज यू आर हैविंग, यू कैन आस्क मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स, आज तो भर भर के स्टूडेंट्स आए हैं, वेरी गुड टू सी योर रिस्पॉन्स. इसी तरह रोज आते रहिए, रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी है. अब आज आगे कल नहीं है तो आज का कैपगेन्स कर पढ़ाया हुआ बेकार हो गया. ठीक है, तो अगर आज आए तो कल परसों तरसों डेली आना है. ठीक है, तो बैकअप का बात पूछिए मत में से, बिल्कुल भी मत पूछिए क्या बैकअप क्या है, कैसे है कैसे नहीं है, बिल्कुल भी मत पूछिए. ओके, सो यू प्लीज हैव टू बी 100% विथ मी, 100% मेरे साथ रहना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर कैपिटल गेन्स. अब ये 3rd हेड ऑफ इनकम में अपने एंटर कर रहे हैं. कैपिटल गेन्स में क्या पढ़ना है अपने को? सर कैपिटल गेन्स में हम लोग को सिंपल बात समझना है कि इट ऑल लीड्स टू कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट मतलब क्या? आप कोई भी कैपिटल एसेट, आई रिपीट, आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो. आई रिपीट, आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके गेन कमा सकते हो
या लॉस इंकर कर सकते हो, एनीथिंग कैन हैपन टू यू. ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट, gain or loss arising from that transaction will be taxable under the head capital gains. अब अपने को यही सीखना है इसमें सर सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर. बिकॉज जब तक कैपिटल एसेट नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो दैट एसेट, दैट गेन और लॉस इज नॉट अ कैपिटल गेन. So like every head of income has its own charging section, वैसे capital gain का भी charging section है. Section 22 was the charging section of house property. Section 15 was the charging section of salaries. वैसे ही Section 45 लर्न करना है. Section 45 is the charging section of the head capital gains. अब मैं पीजीबीपी इसलिए नहीं करा है बिकॉज पीजीबीपी में आप एक बार डूब जाते हो ना तो डूबे ही रह जाते हो, निकलने का बात ही नहीं होता है. दैट इज वाई एम टेकिंग अदर चैप्टर्स वेरी वेरी फास्ट. माई ऑब्जेक्टिव इज स्कोरिंग मार्क्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपको मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम दिलाना है, एकदम प्योर इंटेंशन बता रहा हूँ. बट जबकि रेगुलर क्लासेस में मेरा इंटेंशन खाली मार्क्स नहीं होता है, अलॉन्ग विथ मार्क्स नॉलेज भी चाहिए, गेन करना है नॉलेज. बट अभी खाली मार्क्स, एग्जाम नियर आ रहा है, डेट्स नियर आ रहे हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस. आई हैव टू इंश्योर दैट यू शुड पास योर एग्जामिनेशन गुड मार्क्स, दैट फ्यूचर में आपका भी नाम बने कि यस आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो. दैट इज माई सोल ऑब्जेक्टिव. सो यू हैव टू 100% अश्योर मी गाइज कि आप जैसे ही ये क्लास कर रहे हो, आप खाली टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं हो यहाँ पे. यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाइए, अमेजन नेटफ्लिक्स में जाइए, मूवी चला लीजिए. बट यहाँ पे आप अपना माइंड को टेस्ट करने के लिए आए हो कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो रेगुलर क्लासेस में, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू रिकलेक्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इफ नॉट अगेन आस्क मी रिकलेक्ट. समझ गए आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन नंबर 45. बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, चैट बॉक्स को लिखेगा नहीं. अभी से ही क्वेश्चन चालू, मैं अभी स्टार्ट ही नहीं किया और अभी से ही क्वेश्चन चालू. फर्स्ट 2 वीडियोस डिलीट मत करिएगा. मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करूंगा. जो पोस्ट हो गया वो हमेशा से ही पोस्ट रहेगा, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगा, डोंट वरी. बट अब से जो भी आज से जो भी क्लास है, प्लीज डू नॉट आस्क मी फॉर द रिकॉर्डिंग, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा. ये सारे लाइव क्लासेस होगा, आपको लाइव क्लासेस ही करना होगा. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 45 बेसिक्स ऑफ चार्ज. क्या है सर बेसिस ऑफ चार्ज? सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इज कैपिटल गेन्स टैक्सेबल. आज का क्लास मुझे हाफ वे थ्रू लेके जाना है कैपिटल गेन्स में, यानी मेरे को ये आपको मतलब एक होता है ना बेसिक्स वाला पार्ट पूरा क्लियर कर देंगे आज कैप गेन्स का. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास. यानी इतना आपको करा देंगे कि कैपिटल गेन्स में आप कम से कम पेन उठाने लायक और सम के बारे में एनालिसिस करना सोच पाओगे. सी कैपिटल गेन्स इज लाइक सम टॉपिक वेयर यू अंडरस्टैंड द बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद करना क्या है वो ऑटोमेटिकली सम्स करते प्रैक्टिस करते यू विल अंडरस्टैंड. समझ गए आप? तो यू आई teach you the base of the capital gains chapter today. तो चार्जिंग अब स्टार्ट करते हैं. बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 45. सर सेक्शन 45 क्या बोलता है कैपिटल गेन्स का? Profit and gains arising from transfer of a capital asset. The word is transfer and the next word is capital asset. इस word का meaning डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा. Shall be chargeable under the head capital gains. कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन्स, कोई भी लॉसेज आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से आपको हो रही है तो वो कैपिटल गेन्स में आएगी. लॉस भी आएगा और इनकम भी आएगा. ध्यान से सुनिए, इनकम इंक्लूड्स लॉस. अब बताइए क्या सैलरी इनकम में लॉस हो सकता था क्या? मुझे बताइए. वेदर लॉस इज पॉसिबल इन सैलरी? बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो डू नॉट वरी. आप हमारे वेबसाइट से जाके क्लासेस देख सकते हो, ले सकते हो. उसका आपको मैं कल परसों तक डिटेल्स बताऊंगा. डू नॉट वरी, हम हैं आपके साथ. डू नॉट वरी, पैनिक मत करिए. मैं अभी कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूं प्रिया शॉ, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लेने दीजिए. चलिए. Profit and gains arising from transfer of a capital asset shall be chargeable under the head capital gain. Shall be chargeable under the head capital gain. तो कैपिटल गेन में चार्ज होता है ट्रांसफर से, कैपिटल एसेट से. क्या सैलरी में कोई लॉस हो सकता है? नेवर. सैलरी में लॉस कैसे हो सकता है? उल्टा थोड़ी ना आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा. नहीं सर, पॉसिबल नहीं है.
क्या एचपी में लॉस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। याद है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू 0 होता था, माइनस इंटरेस्ट मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख। डेफिनेटली एचपी में भी लॉस पॉसिबल है, एचपी में लॉस पॉसिबल है। क्या कैपिटल गेन में लॉस पॉसिबल है? यस, कैपिटल गेन में भी लॉस पॉसिबल है। अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ कैपिटल लॉस। एंड इफ यू विल गेट अ कैपिटल लॉस, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए हमारा और एक चैप्टर वेट कर रहा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, विच आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई विल कम इन दैट चैप्टर। अभी के लिए देखिए, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट नहीं है तो आपका कैपिटल गेन ही कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, एसएससी शुड ट्रांसफर दैट कैपिटल एसेट। सर आप कैपिटल एसेट को अपने पास रख के रखियो, हाँ हाँ ये मेरा कैपिटल एसेट है, अरे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, कैपिटल गेन विल नेवर अराइज। ट्रांसफर, अब काफी लोग सोच रहे होंगे ट्रांसफर मतलब क्या? सेल करना। करेक्ट, आप लोग एकदम सही सोच रहे हो। ट्रांसफर मतलब क्या? सेल करना। यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द एसेट। बट मैं आपको ये बता दूं, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू ट्रांसफर, द ट्रांसफर मीनिंग इज टू वाइड। खाली जरूरी नहीं है कि कैपिटल गेन में एक्चुअल आपने बेचा तो ही वो आप कैपिटल गेन्स के दायरे में आओगे, नहीं। देयर आर सम नोशनल कॉन्सेप्ट्स आल्सो व्हिच वी विल अंडरस्टैंड इन कैपिटल गेन्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। चैप्टर बड़ा है बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, कॉन्सेप्ट इज वेरी अंडर कंट्रोल। यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स रादर देन लर्निंग द टॉपिक्स। एसएससी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल एसेट होना। बस मेरे को सुनते रहो यार, चैट में मत लिखो यार प्लीज, चैट मत लिखो, चैट बिल्कुल भी मत लिखो, मेरे को सुनते रहो खाली। डू नॉट लिसन, जस्ट लिसन टू मी, डू नॉट रीड एनी चैट्स, डू नॉट राइट एनी चैट्स। जो भी करना है लास्ट में करना प्लीज। अगर आप मेरे को सही मायने में रिस्पेक्ट करते हो प्लीज चैट्स मत लिखिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैट्स मत लिखिए। अगर आप सही मायने में मेरे को रिस्पेक्ट करते हो और मेरा बात सुनना चाहते हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, चैट्स मत लिखिए। और मैं चैट्स पढ़ भी नहीं रहा हूं, नॉट बिकॉज आई एम इग्नोरिंग यू, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। कोई क्वेरी होगा जस्ट लिस्ट डाउन योर पॉइंट्स। लास्ट में एक एक क्वेरी जवाब दूंगा, चाहे वो 10 बजे 11 बजे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई भी जन चैट नहीं लिखेगा प्लीज, येस नो कुछ नहीं। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो ही आप आंसर लेंगे, वरना आप कोई भी चीज चैट आंसर क्वेश्चन कोई भी तरह का चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट को डिस्टर्ब हो रहा है चैट बॉक्स, आप चैट मत पढ़िए, ठीक है। जस्ट चैट, डू नॉट रीड, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। थर्ड क्या आता है? देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, और ये प्रॉफिट और गेन में गेन्स भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब लॉस, और गेन भी हो सकता है ऑन सच ट्रांसफर। एंड दिस गेन मस्ट अराइज इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल आपको ट्रांसफर हुआ है उसी साल कैपिटल गेन होगा, और उसी साल आपके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। जिस साल आपको ट्रांसफर है उसी साल कैपिटल गेन होगा, उसी साल आपके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। So this is the basic charging section number 45, transfer of capital asset. Now we are coming to definition of transfer. Now we are coming to definition of transfer. Definition of transfer, I mean sorry, capital asset. Capital asset का definition क्या है ये अब अपने समझते हैं। सर capital asset मतलब क्या? Capital asset means any property which is held by the SSC. Property बोला है, property. अब ये movable भी हो सकता है, immovable भी हो सकता है, कैसा भी property जो एसएससी हेल्ड करके रखा है, मतलब वो एसएससी का खुद का प्रॉपर्टी है। क्या है? खुद का प्रॉपर्टी है, ओन्ड बाय द एसएससी। चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो। मतलब सर यहां पर उसका बिजनेस प्रॉपर्टी हो चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी हो, सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? कैपिटल एसेट्स होते हैं। यानी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा वाइड कर दिया है, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी। अब ये प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकता है। शेयर्स, यू आर होल्डिंग शेयर ऑफ अ कंपनी, यू हैव सोल्ड दैट शेयर ऑफ अ कंपनी। रोज अपने बाइंग सेलिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। हम एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया रिलायंस का कंपनी का शेयर्स में, 10 दिन बाद बेच दिया, शेयर बाई किया, कैपिटल एसेट बाई किया, शेयर बेचा, कैपिटल एसेट बेचा, जो भी इनकम आया दैट विल बी व्हाट? प्रॉफिट और गेन्स। आई होप इट इज क्लियर। Yes, that is a property which is held by me, and that is not connected with my business. No problem. That's also capital asset. Next क्या देखिए? Any securities held by FIIs. Foreign institutional investors के लिए जो capital, ये जो shares होती है जो invest करते हैं इंडिया में, ये उनके लिए कैपिटल एसेट माना गया है। ऑल्दो देखिए ध्यान से सुनना, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस एसेट है। बिजनेस एसेट मतलब ट्रेडिंग एसेट, बिजनेस एसेट मतलब ट्रेडिंग एसेट। तो ट्रेडिंग एसेट होता तो पीजीपीपी में जाता, पीजीपीपी इनकम होता तो फुल्ली टैक्सेबल होता स्लैब रेट्स पे या फ्लैट रेट ऑफ 30% और 40% रेट पे, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेटस ऑफ द पर्सन।
लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने देखिए क्या किया, in order to protect the interest of the financial market and in order to protect the financial markets as a overall country, GDP सब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को नजर में रखते हुए टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज की और इन्होंने FII का सिक्योरिटी को भी कैपिटल गेन्स के अंडर क्लासिफाई कर दिया, बिकॉज कैपिटल गेन में अपने पढ़ेंगे आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अपने पढ़े थे 111A, ठीक है, 10% 15% होता है और LTCG जनरल रेट होता है 20%, विच इज लोअर देन दी नॉर्मल रेट विच इज 30% और 40% इन केस ऑफ कंपनीज एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल भी 30% हाईएस्ट चला जाता है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 20% लगता है, लेकिन अभी न्यू रेट ऑफ सेक्शन आया 112A, वो अपने पढ़ेंगे बाद में, अभी अपने कवर नहीं करेंगे। अभी खाली मैं आपको एक रीजन देखा, सिक्योरिटी हेल्ड बाय FIIs, वो भी क्या होता है, एक तरीके का कैपिटल एसेट ही होता है। देन कोई भी तरीके का आपका इंडियन कंपनी में राइट्स है, whatever management rights, controlling rights you have in an Indian company from a foreigner, from a foreign company, उनका इंडिया में क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। चाहे वो मैनेजमेंट राइट हो चाहे वो कंट्रोलिंग राइट हो, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। श्रेयल सेन सर, सिर्फ दिव्य जड़ी बूटी बुक्स में सम्स करेंगे तो 60+ मिलेगा। श्रेयल सेन, मैं कोई एक तरह का टैबलेट नहीं बनाया हूं कि वो टैबलेट खाते ही आपका बुखार चला जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज हाउ यू कैन अप्लाई, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस प्लीज चैट बॉक्स में मत लिखिए। एक्सेप्शंस क्या होता है, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द बिजनेस। मतलब क्या, स्टॉक इन ट्रेड मतलब कोई भी तरह का बिजनेस एसेट अगर आप अपने पर्पस के लिए होल्ड करके रखे हो, स्टॉक मतलब क्या, आपका बिजनेस एसेट है, इन्वेंट्री है, तो दैट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट फॉर यू। ओके, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, तब तो PGBB में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल मूवेबल एसेट, वो एसेट आपका पर्सनल भी है और वो एसेट आपके लिए मूवेबल भी है, दोनों होना पड़ेगा। P+M। सर आपके लिए आपका खुद का रेसिडेंशियल हाउस, बताइए मुझको, चैट में लिख के नहीं, सोचिए। पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस, आई रिपीट, पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस, जहां पे आप रह रहे हो, क्या वो आपके लिए कैपिटल एसेट है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो मेरा पर्सनल है? हाँ। क्या वो मूवेबल है? क्या नहीं, वो तो इमूवेबल है। हाउस तो इमूवेबल है, तो वो कैपिटल एसेट है, दैट इज योर कैपिटल एसेट। वो ध्यान से सुनना है आपको, वो कैपिटल एसेट है। योर हाउस इज अ कैपिटल एसेट बिकॉज दैट इज योर पर्सनल इमूवेबल। ध्यान से, पर्सनल इमूवेबल। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, एक मोटर कार है जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, एक मोटर कार है जो आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। मोटर कार है, मूवेबल है, बट पर्सनल नहीं है, बिजनेस पर्पस है। अगेन इट इज अ कैपिटल एसेट, क्योंकि आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन यही आपका पर्सनल मोटर कार होता, मतलब खुद की आपकी पर्सनल गाड़ी है, आप उसे बेच रहे हो ना, तो बिजनेस से लिंक है, आपका पर्सनल है, मूवेबल है, इट इज नॉट योर कैपिटल एसेट। समझ के, इस तरीके से मीनिंग। लेकिन सर जो ज्वेलरी है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के हाई वैल्यू एसेट्स है, ये सब भी तो हमारी जो मम्मी लोग के पास रहता है या फिर बड़े बड़े स्टार्स के पास रहता है, इतना हाई वैल्यू आइटम्स रहता है। ज्वेलरी हो गया, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स हो गई, वर्क, कोई भी एक कलाकारी आर्ट हो गई, कोई स्कल्पचर हो गई, इसका क्या करेंगे? ये क्या ये कैपिटल एसेट है? ये बिल्कुल कैपिटल एसेट है, इसको डीम्ड इंक्लूड माना गया कैपिटल एसेट में। ऑल्दो ये पर्सनल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, तब भी ये क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स में वेयरिंग अपैरल्स, फर्नीचर, ये सारे के सारे आ गए, तो इसमें कैपिटल एसेट नहीं है ये। लेकिन क्या है, देखिए इसमें क्या किया, माइनस में से माइनस कर दिया। मतलब क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है वो मैं बता रहा था। अब इसमें से क्या नहीं में नहीं है, नहीं में नहीं मतलब क्या, माइनस और माइनस मतलब है, नहीं में नहीं है मतलब है, तो वो है तो क्या है? तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और स्कल्पचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा साथ में रहना पड़ेगा और पूरा का पूरा आप यहाँ पे इसको कैपिटल एसेट मान लेंगे। नेक्स्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। मेरा बात ध्यान से सुनेगा प्लीज। अगर देखिए, एक एग्रीकल्चरल लैंड होता है, वो एग्रीकल्चरल लैंड को आपको एरिया के पॉपुलेशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वो रूरल में है कि अर्बन में। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट है, लेकिन वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं। अब सर ये एग्जाम में दिखा रहेगा क्या? नहीं लिखा रहेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन है, डू नॉट वरी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन करके रखा है कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, बाद बाकी जितने लैंड होंगे सब रूरल में आएंगे। क्या आएंगे? रूरल में आएंगे।
तो देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिख दी, मैंने एक तो टेबल बना के दिया आपको, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, इफ द एरिया पॉपुलेशन इज 10,000 से ज्यादा टू 1 लाख, ठीक है, इफ द एरियाज पॉपुलेशन इज 10,000 से ज्यादा टू 1 लाख, तो जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसके रेंज से 2 किलोमीटर तक क्या होगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा, और उसके बाद में जो रेंज आता है, डिस्टेंस आता है, वहां पे अगर लैंड है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा। मतलब अगर मैं रूरल का बात करूं तो आप बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, you can consider it beyond beyond beyond, you can consider it beyond beyond beyond। तो बियॉन्ड के बेसिस पे मतलब 2 किलोमीटर के बाद जो लैंड आएगा वो रूरल होगा, 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लैंड होगा दैट विल बी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, व्हेन पॉपुलेशन इज एट द नेक्स्ट लेवल, 1 लाख से ज्यादा बट 10 लाख से कम, I repeat, when the population level is at a next level, more than 1 lakh but less than 10 lakh. I repeat, more than 1 lakh but less than 10 lakh. In that case, 6 kilometers तक. In that case, 6 kilometers तक क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके बाद क्या है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्जाम में दिया रहेगा। और अगर 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा है, इसका मतलब वो एक सिटी है, अच्छा खासा सिटी है, तो गवर्नमेंट 6 को क्या कर दिया? 8। एक होता है ना कि एक अगर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से कोई नज़दीक है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज है, तो उसको हम अर्बन में मानेंगे। उसके बाद जितना दूर एरिया जाएगा वो उतना रूरल में जाता रहेगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। तो 268 ये आपको ध्यान रखना है, CS एग्जाम्स में ये बहुत आता है। आई होप आप ये चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लिए हैं फॉर टैक्स अपडेट्स, और जितने भी आने वाले इस दिव्य जड़ी बूटी के सेशंस होंगे, रिविजन क्लासेस जो एक्स्ट्रा है ओवर एंड अबव दी नॉर्मल क्लासेस जो अभी यूट्यूब लाइव में हो रहा है, मैं इस चैनल के थ्रू लूंगा। तो आपको टैक्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस बेल आइकन दबाना जरूरी है। नेक्स्ट सर, इस वजह से आप बताइए, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप ट्रांसफर करके इनकम कमाते हो, रिपीट, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को आप ट्रांसफर करके इनकम कमाते हो, तो क्या वो कैपिटल गेन में जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगा? रिपीट सर, एग्रीकल्चरल इनकम आप पढ़े थे सेक्शन 10 में, विच इज एग्जेम्प्ट 10(1). ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड बेचना खरीदना एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है, तो कैपिटल गेन में ही जाएगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। और लास्ट में क्या कैपिटल एसेट नहीं होता, मुझे बताइए, कैपिटल एसेट क्या नहीं होता? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। आप गोल्ड डिपॉजिट करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक में आपको बॉन्ड इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा? बॉन्ड। और वो बॉन्ड या फिर आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स खरीद लीजिए अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, जो आरबीआई इशू करता है टाइम टू टाइम। तो ये सारे बॉन्ड्स में जितने भी इंटरेस्ट आपको मिलते हैं, बेसिकली गोल्ड का इक्विवेलेंट जो वैल्यू आपका मिलता है, वो एनुअली आपको 2.53% के बेसिस पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट इनकम दे देती है साल में, ठीक है, उस फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के ऊपर। तो जो 2.53% इंटरेस्ट इनकम जो भी आपके पास आ रहा है, इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट इज व्हाट? एग्जेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर। एग्जेम्प्ट मतलब एक तरीके से कैपिटल एसेट नहीं है तो कैप गेन नहीं लग रहा है, और कैप गेन नहीं लग रहा है तो वेल एंड फाइन, इसमें टैक्स भी नहीं लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट अंडर, मतलब कैपिटल एसेट के मीनिंग से बाहर है। आई होप अभी तक क्लियर है पूरा, कैपिटल एसेट में क्या क्या बाहर है ये अपनी क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो आप मेरे से पूछ सकते हो एट द एंड ऑफ द क्लास। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्या है सर? ट्रांसफर ऑफ मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा, अगर मैं आपको एकदम मारवाड़ी भाषा में समझाऊं या हिंदी एकदम लिटरल सेंस में समझाऊं, एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। आई रिपीट, एनीथिंग विच इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। आपके हाथ से कोई चीज छूट रही है, आपके हाथ से चीज छूट रही है, मतलब समवॉट शेप चेंज हो रहा है, उस चीज का आकार चेंज हो रहा है, अब आपके हाथ में वो चीज नहीं है, डिस्पोज कर रहे हो, पार्ट विथ कर रहे हो, अब आपका ओनरशिप चेंज हो रहा है, सो दैट इटसेल्फ इज अ ट्रांसफर। ट्रांसफर हैज अ वाइड मीनिंग इन कैपिटल गेन्स चैप्टर, बिकॉज कैपिटल गेन्स की चार्जिंग सेक्शन बोलती है ट्रांसफर नहीं होगा तो कैप गेन नहीं होगा, और ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी है कैपिटल एसेट का। तो ट्रांसफर पे ही पूरा का पूरा दारोमदार टिका है, ऑल्दो एग्जाम्स के लिए बहुत इररेलेवेंट है, कभी भी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएगा कि ये ट्रांसफर है कि नहीं है, बट एक बार पढ़ना ही अपने लिए समझदारी है। सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, समझ में आ गया होगा, एसेट को बेचना, उस चीज का एक्सचेंज करना। अगर मैं मोबाइल फोन्स आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं तो वो भी एक तरीके का क्या है? ट्रांसफर, ठीक है, नया फोन अपग्रेड कर रहा हूं, ओल्ड फोन दे रहा हूं, वो भी ट्रांसफर है।
अगर मैं कोई रेलिंक्विश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एसेट रिलिंक्विश्ड हो गई, ठीक है, आपके पास से एसेट निकल गई, चाहे आपके वजह से, चाहे विदाउट, मतलब विदाउट योर मीन्स और विदाउट नॉट योर मीन्स, आप वो एसेट आपके पास से निकल गई, सो दैट इज योर रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। कोई राइट्स था आपके एसेट में, वो एक्सटिंग्विश हो गई, वो खत्म हो गई, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिला, तो वो राइट भी एक तरीके का कैपिटल एसेट है, ठीक है ना, समवॉट एन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी तरीके का कंपल्सरी एक्विजिशन करते हो, सॉरी आप नहीं, सॉरी गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट करता है कंपल्सरी एक्विजिशन एज पर द एप्लीकेबल लॉ। सर क्या गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकता है? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी तरह का लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, या डिपेंडिंग ऑन द एरियाज, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इफ दे वांट दे कैन कंपल्सरी एक्वायर एंड दे कैन गिव यू द कॉम्पनसेशन सो दैट यू कैन टेक द प्रॉपर्टी इन सम डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। तो जो कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है आपके लिए, आपको गवर्नमेंट कंसिडरेशन दे रही है, वो भी एक तरीके का क्या है, ट्रांसफर इन योर हैंड्स। मतलब मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं क्या बन गया, ट्रांसफरर बन गया, मैं क्या बन गया, ट्रांसफरर बन गया, और मेरे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होने लग गया था टैक्स प्लानिंग की, कैपिटल एसेट से स्टॉक को एक्सक्लूड किया गया। तो गवर्नमेंट क्या करते, आई मीन पीपल लोग क्या करते थे, टैक्स पेयर्स क्या करते थे, चालबाजी करते थे कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में अपने ही बुक्स में इसको अपने बोलते हैं बुक कन्वर्जन। They used to convert these assets into different form just by changing the nature of the asset। मतलब फिजिकली वो एसेट वही है, बुक्स में खाली दिखा दिए कि आप जो कैपिटल एसेट होल्ड करते थे अब आप उसको स्टॉक बना दिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मान लो आप एक शेयर्स होल्ड करके रखे थे। नाउ शेयर्स होल्ड करना, देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि वो शेयर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है कि वो शेयर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इट्स अप टू यू। You want to hold for long term purpose, it's your capital asset. If you do not want to hold for long term purpose, you are trading into that asset, it's your business income. So it's आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास किया, अपने स्टॉक को डेबिट किया, कैपिटल एसेट को क्रिएट किया, तो और फिर वो स्टॉक की तरह आप उसको बेच दिए। सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, योर कैपिटल गेन गॉट अवॉइडेड, you did not pay cap gains because what you are transferring is stock, but योर पीजीबीपी हैज कम। अब पीजीबीपी में इतने सारे डिडक्शन के सेक्शंस है, जिसकी यहाँ मान लो पीजीबीपी में आपका लॉस है, तो लॉस के साथ आप इनकम को सेट ऑफ मार लिए और आपका पूरा का पूरा टैक्स इरोड हो गया। दिस इज टैक्स प्योरली टैक्स एवेजन। तो इस टैक्स अवॉइडेंस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जैसे ही आप स्टॉक को कन्वर्ट, जैसे ही आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, सो यू विल बी गेटिंग कैपिटल गेन्स। ये कैपिटल गेन, ये ट्रांसफर माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एसेट अब कैपिटल एसेट नहीं रहा। मैंने अभी बोला, जैसे वो आप छोड़ दिए उसको, यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं रहा। नाउ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, सो दैट इज अ ट्रांसफर। सो द डेट ऑफ कन्वर्जन, आई रिपीट, द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ योर एसेट, द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ योर एसेट, जिस दिन आपने एसेट को कन्वर्ट किया ना, उस दिन आपका ट्रांसफर हो गया है, टैक्सेबल हो गया है कैपिटल गेन। अब ये कैसे क्या क्या निकालेंगे वो आगे देखेंगे अपने। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड विच हैज फिक्स्ड मेच्योरिटी वैल्यू, आई मीन मेच्योरिटी वैल्यू विच यू गेट पेबल एट मे बी पार, प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है, बट यू गेट जनरली दिस बॉन्ड्स आर जनरली इशूड एट डिस्काउंट, और बीच में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं जीरो कूपन। कूपन मतलब इंटरेस्ट, नो इस बॉन्ड्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, फ्यूचर वैल्यू पे ये सीधा मेच्योरिटी होता है, या तो पार पे या तो प्रीमियम में, डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, और फेस वैल्यू से लेस में जनरली डिस्काउंट में बॉन्ड्स इशू होता है। तो जैसे आपका जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योर होता है, रिडीम होता है, तो यू विल बी लायबल टू कैप गेन्स, बिकॉज आपके पास एक बॉन्ड था, अब वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर हो रहा है ना, बिकॉज आपके पास पैसे आ रहे हैं और एक बॉन्ड पे आप इन्वेस्ट किए थे। सो गाइस, दिस इज द होल सेंस ऑफ कैपिटल गेन्स। यू इन्वेस्ट समथिंग एंड यू गेट समथिंग. So what you are getting is sale proceeds, what you invested is your cost of acquisition, your difference will be capital gains. The only thing which we have to do, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। जो खरीदा उसको बेचा, तो बेचते कैपिटल गेन्स आया। तो बेचना का प्राइस माइनस खरीदने का प्राइस, जिसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस बोल देते हैं, यही तो है कैपिटल गेन्स। अब बस इसमें अपने को थोड़ा बहुत क्या क्लीनिंग करना है, कुछ इधर उधर के टॉपिक्स पढ़ने, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्लीन हो जाएगा। Trust me, this is the one of the easiest chapter, one of the most conceptual chapters in your entire income tax syllabus. समझ गए? चलिए, लास्ट के दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप एक बार जस्ट पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये अपने 53, अगर आपको याद होगा, सेक्शन 53 कैपिटल ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये अपने
डीम्ड ओनरशिप में भी पढ़े थे कि आपको अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया गया है अंडर अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी यू आर रेडी टू पे सम कंसिडरेशन एंड यू हैव बीन गिवन दिस पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इन दिस केस ये भी एक तरीके का क्या है, ट्रांसफर है, ये भी एक तरीके का क्या है, ट्रांसफर है, ठीक है। अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर है तो इनकम टैक्स एक्ट बोला, मेरे हिसाब से भी ये ट्रांसफर है। नेक्स्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी बेनिफिट्स जो इंजॉयमेंट बेनिफिट्स है वो ट्रांसफर हो रही है, तो वो भी क्या होगी, एक तरह से ट्रांसफर मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया या कोई एओपी का मेंबर बन गया, उसके मेंबर बनने से मुझे एक फ्लैट का राइट्स मिल गया, मुझे एक फ्लैट का राइट्स मिल गया, तो वो भी एक तरह का ट्रांसफर है। मुझे एक फ्लैट का राइट्स मिल गया क्योंकि मैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा हूं, तो वो भी एक तरह का क्या है, ट्रांसफर है। सो ये जनरली एग्जाम्स में नहीं आता गाइस, तो आप ओवरऑल एक बार देख लेना, इसका एग्जांपल्स भी मैं देखा हूं, आप देख लीजिएगा। अब से मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू फ्रॉम नाउ टिल नेक्स्ट हाफ एन आवर, जब तक ये क्लास चलेगा आधा घंटा तक, आपको मेरे साथ बने रहना है, पूरा टाइम 100% कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा टाइम 100% कॉन्सेंट्रेट करना है, और आपको मेरे साथ बने रहना है, या मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, यू हैव टू बी विथ मी फुल 100% गाइस, बिकॉज वॉट एवर आई एम टेलिंग यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज एवरीथिंग एप्लीकेबल इन एग्जाम, और सब कुछ एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा आपके सम्स के फॉर्म में, ठीक है। सर बताइए, कैपिटल एसेट आप समझ गए, समझा दिए, ट्रांसफर आप समझा दिए, चार्जिंग सेक्शन हमें ओवरऑल क्लियर हो गया कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कैप गेन आता है। अब ये कैपिटल एसेट कितने तरीके का होता है, ये दो तरीके का होता है कैपिटल एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। एज द नेम सजेस्ट, लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा पीरियड तक होल्ड करके रखियो, पीओएच, मैं क्या बोला, पीओएच, पीओएच मींस पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीओएच मींस पीरियड ऑफ होल्डिंग, लंबे समय तक होल्ड करके रखे तो वो लॉन्ग टर्म है, छोटे समय तक होल्ड करके रखे तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड यू आर होल्डिंग दैट एसेट, दैट इज योर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी सर कोई भी कैपिटल गेन निकलेगा ना, वो हमेशा या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा, ये आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियड ऑफ होल्डिंग, कब तक आप उसे होल्ड करके रखे थे, एक दिन खरीदे थे और एक दिन बेचे थे, तो ये जो बीच का पीरियड है इससे डिटरमाइन होगा कि आपका शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, जिसका हम लोग डिस्कशन बहुत जल्दी करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म एसेट से जो गेन आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से जो गेन आएगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट अपने आते हैं, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने एक टेबल दिया है, 3 तरह के एसेट्स आपको क्लासिफाई करना है। whenever you see a sum in capital gain, first of all, the first thing you have to do, whenever you are seeing any sum in cap gain, the first thing you have to see is कि सर उसका नेचर क्या है, उसका कैपिटल गेन का नेचर क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म है, क्या है वो एग्जैक्टली, अकॉर्डिंगली आपको सम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस पर्पस श्रेया, बिजनेस, क्योंकि उनके लिए वो क्लासेस है, उनका बिजनेस या प्रोफेशन, सो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, दैट विल बी अंडर बिजनेस। चलिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ एसेट्स के ऊपर। अब उसमें 12, 24, 36 ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, 12, 24, 36, 12, 24, 36 अप टू 12, 24, 36 अप टू 12, 24, 36 अप टू, अगर आपका लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड शेयर्स बनते मतलब थोड़ा सा ये दिमाग में आ रहा है कि इट इज फ्रीक्वेंटली सेलेबल, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, लिस्टेड है वो स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स है वो, या सिक्योरिटी है, या डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, कोई भी तरह का सिक्योरिटी है, या जीरो कूपन बॉन्ड है, या यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट्स है, या म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप यू नो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है,
म्यूचुअल फंड्स में यूनिट होल्डर्स इन्वेस्ट करते हो, वो फर्दर उनका पैसा डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर्स या डेट फंड्स में लगा के रखते हैं। तो अगर कोई फंड अपना पैसा का कम से कम 65% या उससे ज्यादा डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगाता है, तो उस फंड को हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, उससे कम होगा तो डेट ओरिएंटेड भी क्लासिफाई करेंगे एज पर इनकम टैक्स लॉस। तो यहां बात की गई है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अगर मैं परचेज कर लिया तो 12 महीना अप टू क्या बोला, नॉट मोर देन, मतलब समझ गए, अप टू 12 मंथ्स एग्जैक्ट, यानी 12 महीना भी मैंने होल्ड किया और 12वां महीना ही मैंने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 12 महीना से थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म। अप टू 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर मैं होल्ड करता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लिस्टेड शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। नेक्स्ट होता है कंपनी की अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी की शेयर्स हो गई, क्लोजली हेल्ड कंपनी की शेयर्स हो गई, या लैंड और बिल्डिंग, जमीन या बिल्डिंग प्रॉपर्टी, ये भी अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म माना जाता है। उसके बाद होते ही वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यानी एसेट्स के अलग अलग रूल्स है। बाद बाकी कोई भी एसेट हो उनके लिए 36 मंथ्स का रूल है। अप टू 36 मंथ्स अगर आप रखे हो, 36 मंथ्स में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग यू हैव टू क्लासिफाई एग्जैक्टली आपका शॉर्ट टर्म गेन होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गेन होगा। नेक्स्ट, अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट, यही ध्यान रखना है। देखिए मैं बोला अब से लेके नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझेंगे तो ही कल का क्लास समझेंगे। अगर आज का क्लास नहीं समझे ना तो कल का क्लास भी नहीं समझ पाएंगे आप। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडेस क्लास। तो आज जितने जन आए हैं सब कल आएंगे तो आपका कैपिटल गेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतना एश्योरेंस तो मैं देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी या एसटीसीजी, सर आप बताए कि क्लासिफाई करना है, वो हम कर लिए 12, 24, 36 के बेसिस पे हम समझ गए कि एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब हमें ये बता दीजिए कि हमें कैपिटल गेन का पूरा कैपिटल गेन हमें कंप्यूट कैसे करना है। जैसे एचपी का आप टेबल दिखाए थे हम लोगों, एचपी का हमें पूरा टेबल दिखा दिए थे कि किस तरीके से फॉर्मेट हमें बनाना है। वैसे इसका भी फॉर्मेट बता दें। फॉर्मेट बताने से क्या होता है, प्रोसेस ड्रिवन होता है, गलती होने की चांसेस कम होती है, इसलिए मैंने प्रोसेस बना के आपके सामने प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे कुछ टर्म्स है, पहले इसको देखो फिर उसके बाद वो टर्म्स को मैं समझाऊंगा। ओके, डू नॉट हरी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एफवीसी मतलब क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या। देखो यहाँ पे जानबूझ के सेल वर्ड क्यों नहीं बोला, बिकॉज कैपिटल गेन में जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल सेल प्राइस ही माना जाएगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप सब जानते होंगे सेक्शन 50 कैपिटल सी, मैं उसी का बात कर रहा हूं। आप 100 लाख में कोई बिल्डिंग बेच रहे हो, लेकिन आपकी बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू है 110 लाख, तो 100 लाख नहीं मान रहे, तो आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो लिख ही नहीं सकते। यू हैव टू से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच कैन बी केपेबल टू बी अर्न्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसेट। तो इसलिए यहां क्या बोला है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यानी सेल प्राइस इन अ वे। ये आप पहले कंसिडर करोगे। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ओनली रिड्यूस द एक्सपेंसेज विच यू हैव इंकर्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग। आई रिपीट, ट्रांसफरिंग बोला है, परचेज या एक्विजिशन नहीं बोला है। क्या बोला है, परचेज एक्विजिशन नहीं बोला, ट्रांसफर बोला है। कि ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपका कोई खर्चा है, अब क्या होगा वो भी सब डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कोई खर्चा देना पड़ा तो वो भी आप क्या करोगे, ऑब्वियसली माइनस करोगे, उसकी डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे देगी। तो इससे आपका क्या है, एनएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आगे जाके लिंक होगा, अभी ध्यान से पढ़ लीजिए। नेट सेल कंसिडरेशन, एनी अदर एसेट्स में बहुत चीज आ गया यार, फर्नीचर आ गया, मोटर कार आ गया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आ गया, सब कुछ आ गया। सॉरी, मोटर कार आ गया, फर्नीचर आ गया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 24 महीना में आएगा। ठीक है, ज्वेलरी आ गई, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सब एनी अदर एसेट्स में आएगी, जो भी लैंड बिल्डिंग नहीं है और अनलिस्टेड शेयर नहीं है।
नेट सेल कंसिडरेशन ये अपना हो गया। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अब ये देखा जाएगा। अभी तक तो सबके लिए फिक्स होता है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ट्रांसफर एंड माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब जो बचा हुआ पैसा है आपके पास, जितना सेल करके आया, बिकॉज जो खर्चा लगा ट्रांसफर करने का वो भी तो सेल कंसिडरेशन से माइनस कर दिया आपने। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हो, देन यू हैव टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई एडिशनल केपेक्स, केपेक्स मतलब इंप्रूवमेंट कॉस्ट, to improve the capacity of the asset, you have incurred certain additional expenditure on that particular asset which is short term for you. So in this case you will reduce COI, that is cost of improvement further, जिससे आपका क्या निकला, ग्रॉस LTCG या ग्रॉस STCG। ये आपका डिफरेंस निकल गया, ग्रॉस LTCG या ग्रॉस STCG। अब ये जो ग्रॉस LTCG ग्रॉस STCG आपका निकला, उसके बाद आप रिड्यूस किए एग्जेम्पशंस। क्या रिड्यूस किए, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस जब आप रिड्यूस किए तो एग्जेम्पशंस रिड्यूस करने के बाद, वो एग्जेम्पशंस हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जेम्पशंस आपको मिलता है डिफरेंट कैपिटल गेन के सेक्शंस में। एचपी में आपको डिडक्शन मिल रहा था, सैलरी में आपको डिडक्शन मिल रहा था, कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशंस मिलता है जो कैपिटल गेन इनकम से ही माइनस होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई चैप्टर 6 से नहीं है जो लास्ट में जाके देखेंगे, ये कोई सेक्शन 10 नहीं है जो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कैपिटल गेन जो निकलेगा उसमें से माइनस होगा। सो जब तक मैं आपको यहां तक नहीं पढ़ा देता ग्रॉस, मैं आपको नेट नहीं पढ़ा सकता। बट ओवरऑल पिक्चर यही है, यही पे आपका कैपिटल गेन समाप्त हो जाता है। तो एफईसी माइनस एक्सपेंडिचर इनकम ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसके बाद ग्रॉस STCG आया, उसके बाद आप एग्जेम्पशंस माइनस करके गेन्स निकाल लेते हो, जो लॉस आता है लॉस कर लेते हो। तो सर अगर LTCG होता है तब अपने क्या नया चीज करते हैं, तो LTCG में the only difference you have to do is indexation. I repeat, the only difference you have to do is indexation because of inflation. Because of inflation. Inflation adjust करते हो आप, सब पढ़ेंगे अभी। आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड फैक्टर लगाते हो, जिसको अपने बोलते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे आप इसको इंडेक्स कर देते हो। क्या करते हो, इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेम चीज, ये जो COI था ये इंडेक्स्ड हो गया। अब जो इंडेक्स्ड होता है ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फैक्टर्स के बेसिस पे होता है, ये भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे टू अराइव एट ग्रॉस LTCG, टू अराइव एट ग्रॉस LTCG। उसके बाद आप एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करेंगे टू अराइव एट नेट कैपिटल गेन्स। ठीक है, ओके। अब गाइज, अब किसी का क्वेश्चन होगा, सर मैं और भी कोई खर्चा किया हूं, क्या इसमें कोई और खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलता क्या? सर देखिए, टेबल में जो लिखा है आपको वही खर्चा मिलेगा। ठीक है, नाउ यू नीड टू चेक क्या वो ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंस है कि नहीं है, यू नीड टू चेक दैट। अगर वो ट्रांसफर रिलेटेड क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस है, यू विल गेट। अब एक टैक्स होता है, अपने पढ़ेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो स्टॉक एक्सचेंज में लगता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज यू आर परचेजिंग और सेलिंग शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, देन आपके ऊपर STT बोल के टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है ये भी आपके लिए कॉस्ट का पार्ट होता है, या जब आप सेल करते हो तो वो STT कट के आपके पास पैसा आता है, या जब आप परचेज करते हो तो STT लगा के आपके पास पैसा जाता, आपको कॉस्ट देना पड़ता है। सो वेदर यू विल बी गेटिंग एनी डिडक्शन, तो मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए आज कान खोल के, व्हेन यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स, आई रिपीट, व्हेन यू आर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स यू डू नॉट कंसिडर दिस STT एट ऑल। STT का ना तो आपको माइनस करने मिलेगा फ्रॉम योर FVC, ये इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, ना तो आप इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हो। दिस इज नॉट योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। लेकिन अब यहां में कनेक्ट आ रहा है, देखिए कनेक्ट आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सेम चीज अगर आपका PGBP में जाता, सर व्हेन विल अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल गो इनटू PGBP कैप गेन, ये कैसे बताएंगे, ये उसका बिजनेस का नेचर बताएगा आपको।
ये लाइन एग्जाम के फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 2 लाइंस में लिखा हुआ रहेगा कि ही इज एंगेज्ड इनटू बिजनेस ऑफ दिस। नाउ उसमें लिखा रहेगा ही इज अ डीलर इन शेयर्स, उसमें लिखा रहेगा कि ही इज अ डीलर इन शेयर्स, उसमें लिखा रहेगा कि ही इज अ डीलर इन शेयर्स। तो अगर वो शेयर की डीलर हुआ, अगर वो शेयर का डीलर हुआ, वो शेयर का डीलर हुआ, तो शेयर का डीलर का जो इनकम आ रहा है शेयर से वो कहां टैक्सेबल होगा? वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा कि कैप गेन में टैक्सेबल होगा? सर वो तो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। अब पीजीबीपी में तो कैप गेन का रूल नहीं निकल सकता ना, यहां तो खाली कैपिटल गेन का रूल के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इफ एन इनकम इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन ओनली देन दैट इनकम विल बी कंसिडर इन कैपिटल गेन। आप बात बाकी चीज में नहीं कर सकते, आप बात बाकी चीज में नहीं कर सकते। शिवांगी मोदी सर वीडियो बफरिंग, क्या आपका वीडियो बफर हो रहा है गाइस? एक दो जन रिप्लाई कर दो, बस एक दो जन रिप्लाई कर दो, बात बाकी सब कोई रिप्लाई नहीं करना। क्या वीडियो बफर हो रहा है? आई थिंक नहीं हो रहा है, विल प्रोसीड। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का जो डिडक्शन है वो आपको कैपिटल गेन में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कैपिटल गेन में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कैपिटल गेन से डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बिकॉज कैप गेन्स अलाउ नहीं करता। लेकिन ये इनकम आप पीजीबीपी में टैक्स करते हैं बिकॉज यू आर अ डीलर इन शेयर्स। इन दैट केस आपको उस केस में, इन दैट केस आपको उस केस में पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता, क्योंकि पीजीबीपी में हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है शिवांगी मोदी जी, आपका वीडियो का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इश्यूज है, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए। ओके गाइज, अब अपने एक एक करके आते हैं। ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको समझाया गया है नीचे कि सब का मीनिंग क्या क्या है। एफवीसी क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज नथिंग बट द कंसिडरेशन विच यू आर रिसीविंग और विच इज रिसीवेबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैपिटल एसेट। या तो कैश में हो सकता है या तो काइंड में, किसी में भी हो सकता है। और या इतना भी ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन इज इररेलेवेंट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इतना मुझे मिला नहीं, मुझे 100 लाख रुपया मिला है बट मेरी फेयर मार्केट वैल्यू थी 110 लाख रुपया। ठीक है, तो मेरे को 110 लाख मानना पड़ेगा। ये कैपिटल गेन का डीमिंग फिक्शन है। क्या है? डीमिंग फिक्शन। दैट विल टेल मी कि नो, आपको कैपिटल गेन उसी तरीके से टैक्स करने जिस हिसाब से आपको बोला गया है, डीमिंग फिक्शन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाइस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर एक्सपेंस। अब ट्रांसफर एक्सपेंस से रिलेटेड क्या होगा? सर एग्जांपल दिया गया है इसमें, अगर कोई ब्रोकरेज खर्चा लगा है, जो ट्रांसफरेज में ब्रोकर खर्चा ले रहा है आपसे, प्रॉपर्टी का ब्रोकर, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो कुछ परसेंटेज लेगा, तो ऑब्वियसली जब वो परसेंटेज लेगा तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, आपको तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो खर्चा करके जो लेस करना है, डिडक्शन आपको उस चीज का मिल जाएगा। कोई स्टैंप फीस बोला है, स्टैंप ड्यूटी नहीं बोला। क्या बोला है? स्टैंप फीस। आप स्टैंप पेपर परचेज करते हो अग्रीमेंट बनाने के लिए, सेल अग्रीमेंट बनाने के लिए, तो उसका जो फीस लगता है 10, 15, 20, 50, 100, 200 रुपया जो भी लगता है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंस, कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग अ परचेज, मतलब परचेजर ढूंढने के लिए आप कोई कमीशन एजेंट को हायर किए हो तो उसका भी आपको खर्चा मिलेगा। स्टैम्प कॉस्ट हो गया या लिटिगेशन एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो आपको यहाँ पे माइनस करना मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता ही है, परचेज कॉस्ट हो गया। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि एडिशंस और इंप्रूवमेंट्स जो आप करते हो टू प्रोटेक्ट अ कैपिटल एसेट। देखिए जो काम का नहीं है, जो मेन चीज मैं आपको बता दी वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, मेन जो काम का एग्जाम में आएगा वहां पे जाके मैं बहुत जोर से रिपीट करने वाला हूँ, बार बार बोलने वाला हूँ। पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो भैया ये चीज सबसे पहले चीज आपको करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं कि किस तरीके से पूरा कैपिटल गेन का सम प्रोसीड करना है आपको। इफ यू फॉलो दिस 7-8 स्टेप्स व्हिच आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रोसीड विद द सम ऑन कैपिटल गेन, ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी सिंगल मार्क इन कैपिटल गेन्स। पूरा का पूरा सम सही करके आएंगे आप, लेकिन वो स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना जरूरी। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो सही भैया फिर मेरे को मत बोलना कि सर मुझे मार्क्स नहीं मिला। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब क्या? डेट ऑफ योर परचेज टिल द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ट्रांसफर। मतलब अगर आप 1 जुलाई को खरीदे हो, कोई 1 जुलाई 20 को कोई एसेट खरीदे हो और आप 30 नवंबर को बेच दिए, ठीक है, तो 30 नवंबर को आपका कैपिटल गेन आ गया, तो आपके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग
एज पर लॉ क्या है 29 नवंबर। ये पीरियड क्या हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये पीरियड आपको देखना है फॉर कैलकुलेटिंग योर शॉर्ट टर्म पीरियड या लॉन्ग टर्म पीरियड। डेट ऑफ ट्रांसफर के जस्ट एक दिन पहले तक का आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। अब आते हैं गाइस, अब आते हैं, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सर अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, देखिए अब एक दो सम करेंगे, उसमें आपका बहुत क्लैरिफाई होने वाला है, ठीक है। अब हम पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाला है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ गए होंगे आप 150 रुपीज में कोई एसेट बेचे, आपका 10 रुपीज ट्रांसफर एक्सपेंस लगा, 140 आपका नेट हाथ में बचा, आप उसको 110 में खरीदे थे, तो आपके लिए कैपिटल गेन्स कितना है 30, फिनिश्ड, द सम गेट्स ओवर। शॉर्ट टर्म में कुछ माथा नहीं लगाना है, शॉर्ट टर्म में कुछ माथा नहीं लगाना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होता तो मैं आपको बताऊं चेंज कहां पे आता, चेंज यहां पे आता। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। अब ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये आप कैसे लेंगे गाइस? ये जो 110 आया है इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे? नाउ मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो 2019-20 में, तभी आप इस साल ही टैक्स कर रहे हो। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। प्रीवियस ईयर 19-20 में यू विल बी अलाउ रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैप गेन्स, ऑल्दो आपको आने वाले साल में भी निकालने बोल सकता है, बट मेजरली 19-20 का ही सवाल आएगा कि 19-20 में यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैप गेन। बट क्या इस साल आप खरीदे हो? ऑब्वियसली नहीं। 3 साल तो भैया 3 साल के ऊपर होल्ड करके रखे हो, तभी तो लॉन्ग टर्म होना है इस साल। तो मान लो आप 2015-16 में, कब 2015-16 में आपने इस एसेट को खरीदा था, ठीक है। अब मुझे बताइए 110 रुपया का वैल्यू तो 2015-16 में था उस एसेट का, क्या उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं हुआ इकोनॉमी में? क्या मनी का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा? मुझे बताइए। क्या चीजें महंगी नहीं हुई? मुझे बताइए। महंगी हुई सर। अगर वही प्रॉपर्टी में अगर आज खरीदूं 19-20 में, क्या मुझे 110 में वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या ज्यादा रहेगा कि कम? ऑब्वियसली ज्यादा, ज्यादा रहेगा, इन्फ्लेशन। तो 15-16 में आपकी जो प्राइसेस थी, आपको उस प्राइसेस को 19-20 में लेके आना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। This is what we call as indexed cost of acquisition. This is what we call as indexation benefit. You have to give when you are computing long term. अभी इंडेक्सेशन कैसे करेंगे मुझे बताइए। आपको पता होगा, एग्जाम इतना तो आप पढ़े होंगे कि 1920 में आपको आपका एक CII है। CII मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ CBDT अनाउंसेस एवरी ईयर। फॉर CII फॉर 1920 इट इज 289, इट इज 289 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2012, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2012, 2001-2 से चालू होता है, ठीक है, जिसका बेस ईयर इंडेक्स होता है 100। बेस ईयर इंडेक्स क्या है? 100। और अभी 289 है। अभी कितना है? 289। मेरे हिसाब से अभी 2021 का भी आ गया समथिंग 300 समथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को एक बार वापस से देखना पड़ेगा, बट 300 समथिंग 2021 का भी रिलीज हो गया। बट वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 1920 रेलिवेंट है। तो प्रीवियस ईयर 1920 के हिसाब से 2001-2 में आता है 100, और उसका CII 289 आता है फॉर प्रीवियस ईयर 1920। तो मेरे को आप बताइए, जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आप कॉस्ट ऑफ को इंडेक्स कर रहे हो, तो आप सिंपली क्या यूनिटरी मेथड लगाओगे? आपको करना है 110 इंटू, आपको इंडेक्स करना है। तो आपका क्या बेस ईयर है, मतलब किस 2015-16 को आपको फैक्टर मान के चलना है। तो 2015-16 का जो फैक्टर है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 1920 से। किससे करना है? 1920 से। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, विच विल मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी 1920, और CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE। एसेट कब हेल्ड था? 2015-16। लेकिन सर व्हाट इफ एसेट वाज परचेज्ड बिफोर 2001-2? थैंक यू श्रेया सेन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, आपका नेटवर्क इश्यू होगा। ओके, थैंक यू सो मच। यस कौशी, 100 और 289, यही दो चीज याद रखना है, बाद बाकी सब दिया रहेगा आपको एग्जाम में, मैं आऊंगा उसके ऊपर। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे आपको मैं क्या समझा रहा था? यहां पे मैं आपको समझा रहा था कि 2001-2 के पहले अगर एसेट एक्वायर्ड है, मान लो 1995 में अगर एसेट खरीदा था, ओ माय गॉड सर 1995 में अगर एसेट खरीदा है तो उसका तो हमें इंडेक्स फैक्टर गवर्नमेंट दिया ही नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? डू नॉट वरी, देन गवर्नमेंट टेल्स यू कि 1995 में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पता ही है,
मान लो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मान लो 85 रुपीज, मान लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 85 रुपीज जो 95 में था, पर 85 रुपीज 95 में था, तो 95 का तो फैक्टर आपको पता नहीं है ना। तो 95 का फैक्टर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको 1995 को लेकर आना पड़ेगा 2001-2 में, बिकॉज फैक्टर सीरीज वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 1-2 में जो फेयर मार्केट वैल्यू था, रिपीट 2001-2 में जो फेयर मार्केट वैल्यू था, विच एवर इज हायर आप वो ले सकते हो। अब 2001-20 में मान लो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू था 100, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू था 100, तो मेरे लिए इस एसेट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मेरे लिए इस एसेट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 100। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं 100 इंटू 1920 जो मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर है डिवाइडेड बाई asset was first held by the SSC which is 1995 और CI of 2001 whichever is later। ध्यान से समझिए, इट्स वेरी सिंपल। आपका 95 में आप एसेट खरीदे थे और 1-2 में आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू लाया, तो दिस और दिस whichever is later। अब ये फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट फॉर्मूला माय डियर, बिकॉज यहां का तो बेस ईयर इंडेक्स यू डोंट नो, बट फॉर 1-2 यू नो, तो यू विल कंसिडर whichever is higher, ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher। तो फेयर मार्केट वैल्यू इस केस में हायर है, तो ऑब्वियसली फैक्टर तो मुझे पता है ना इस साल का कितना, 100, तो मैं 100 बेस ईयर के हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन कब करेंगे, व्हेन योर एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1-2। लेकिन इस केस में मेरा एसेट कब एक्वायर्ड था, 15-16 में। तो अगर 15-16 में मेरा एसेट एक्वायर्ड है, मुझे पता है उस साल का फैक्टर क्या है, तो मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CI ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CI ईयर ऑफ एक्विजिशन। और 1-2 के पहले जब जाता है, 1-2 के पहले जब एक्विजिशन जाते हैं, देन ओनली विल कंपेयर फेयर मार्केट वैल्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर इनटू, देन विल टेक द बेस ईयर इंडेक्स ऑफ 2001-2। ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने एक जानबूझ के लाइन अंडरलाइन किया, फर्स्ट हेल्ड बाय द SSC, इसका इंप्लीकेशंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके सर उसी तरीके से इंप्रूवमेंट भी निकालेंगे। मान लीजिए आप 2019 में, सॉरी 2017 में आपने कोई इंप्रूवमेंट किया, ठीक है, 2017 में आपने अगर कोई इंप्रूवमेंट किया, तो इन दिस केस आपको उसका भी इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, उसका भी आप इंडेक्सेशन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू जिस साल आपने ट्रांसफर किया वो सेम ही होगा 289 डिवाइडेड बाय जिस साल आपने इंप्रूवमेंट किया, मतलब 2017 का फैक्टर। अब क्या इस 20 साल का क्या 100 नंबर आपको लर्न करना है फैक्टर 2001-2 का CI? यस, यू हैव टू लर्न दिस। क्या आपको 289 फैक्टर लर्न करना है? Whether you have to learn 289 factor, yes you have to learn this। आपको ये फैक्टर्स भी लर्न करना है, you have to learn these factors। तो 100 का भी फैक्टर लर्न करना है, 289 का भी फैक्टर्स लर्न करना है, आपको ये सब सारे के फैक्टर्स लर्न करने हैं। लेकिन बीच वाला जो फैक्टर आएगा वो आपको लर्न नहीं करना है, वो आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ओके, सो डू नॉट वरी, ये सब फैक्टर्स आपको दिए रहेंगे। अब गाइज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि अगर आप 1/4/2001 के पहले इंप्रूवमेंट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, इंप्रूवमेंट करते हो, एक्विजिशन का बात नहीं किया है। एक्विजिशन में तो फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर यू हैव टू टेक कॉस्ट। लेकिन इंप्रूवमेंट अगर मान लो 1999 में मैंने कोई इंप्रूवमेंट किया, तो उस इंप्रूवमेंट को आप इग्नोर करोगे, ये कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन में नहीं जाएगा। यू विल नॉट टेक, यू विल नॉट कंसिडर, यू विल नॉट रिड्यूस, जस्ट कीप इट एज इट इज। जस्ट गिव अ नोट इन योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन की सिंस द इंप्रूवमेंट इज डन बिफोर 1 October 2000, आई मीन बिफोर 1 April 2001, बिकॉज बेस ईयर के पहले है तो आप इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। बेस ईयर कम से कम बेस ईयर टच होना चाहिए, तभी जाके वो इंडेक्सेशन के लिए एलिजिबल होगा। जनरली CS एग्जाम में ये आ जाता है रिगार्ड टू 75% ऑफ एवरेज राइज इन कस्टमर प्राइस इंडेक्स CPI। ठीक है, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट CI कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है। ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, आपको खाली यही लर्न करना है 1920 to 89 और 100, ये सब आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ओके, चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं गाइस, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन साथ साथ मेरे पढ़ेंगे। मिस परमिंदर हैज ज्वेलरी, परमिंदर जी के, मिसेस परमिंदर हैज ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1 April 2005। ठीक है, मिसेस परमिंदर हैज ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन, परमिंदर जी को ज्वेलरी मिला जो उन्हें गिफ्ट किया गया इस डेट को। कब है, देखिए 145,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के सम्स में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द ईयर्स, ओके, ईयर्स, डेट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंडेक्सेशन फैक्टर्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन दैट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे को आज। वेरी नाइस टू सी यू ऑल दैट यू आर सो सीरियस अबाउट योर स्टडीज। वेरी नाइस गाइज, इसी तरह कंटिन्यू रखिए। मेरा बात समझ लीजिए, टैक्स में अगर एग्जामिशन नहीं आया आपका तो फिर आप मेरे से बात करिएगा, अगर आप सारा क्लासेस करते हैं तो। इंडेक्स कौन कौन लर्न करना है, बस मैंने अभी बताया आपको, आपको 2 इंडेक्स लर्न करना है बस, लर्न 289 एंड लर्न 100, बस। बाकी सब आपको एग्जाम में दिया रहेगा, इट विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन में आइए, मिसेस परमिंदर हैज ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1 अप्रैल 2005। कौन से साल में गिफ्ट हुआ है बताइए? 2005-6 में गिफ्ट हुआ है। परमिंदर कब हेल्ड किए एसेट? 2005-6 से। तो परमिंदर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगा? 2005-6। थैंक यू खिरबदीप पानीग्राही, थैंक यू सो मच। अब की बार 300 पार, वाओ अमेजिंग अनीश। गिफ्टेड हर ज्वेलरी, गिफ्ट हैज ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1 अप्रैल 2005 बाय हर ब्रदर जितेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितेंद्र ने एक्वायर किया, बहुत ध्यान से सुनिए, परमिंदर का बात चल रहा है, परमिंदर को गिफ्ट मिला जितेंद्र से। इमेजिन, परमिंदर का बात चल रहा है, परमिंदर को गिफ्ट मिला जितेंद्र से, और जितेंद्र इसे खरीदा था 60,000 रुपीज में एज ऑन 1 जुलाई 1995। जितेंद्र का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेट क्या था? 1 जुलाई 1995, यानी 2001 के पहले। 1 जुलाई 2002 को जितेंद्र ने सीव किया अ डायमंड वर्थ ₹25,000 इन सच ज्वेलरी। इस ज्वेलरी में डायमंड डाला, मतलब होता है ना कि ज्वेलरी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा डायमंड, हीरा, मोती, सोना, ये सब जो होता है ना, वो आप उसको प्रॉपर, उसको आप उसमें ज्वेलरी में आपने उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने, देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया अभी, मेरे दिमाग से क्या निकला? इंप्रूवमेंट। तो याद होगा कुछ कैपिटल गेन्स में आपने कुछ एसेट का इंप्रूवमेंट किया, उसका भी डिडक्शन, उसका भी बेनिफिट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कौन से साल में हुआ देखिए तो 1 जुलाई 2 है, ये सब साल में लिख रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं लिख रहा हूं, 2002-3। 1 अप्रैल 9 को क्या हुआ? परमिंदर ने कुछ पॉलिश का खर्चा किया ऑन सच ज्वेलरी कॉस्टिंग 5,000। पॉलिश कराया यार, पॉलिश तो जैसे ही चमक खत्म होता है कराना पड़ता है, और चमक तो बहुत जल्दी खत्म होता है, तो 10 दे आई मीन डिपेंडिंग ऑन द यूसेज खत्म होता है। तो ये कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही है एसेट का, आप ध्यान दीजिएगा। इट इज नॉट इंक्रीजिंग द लाइफ, बट ये जो ज्वेलरी में डायमंड लगाया गया, दैट इज डेफिनेटली हेल्पिंग द एसेट टू बी सेलेबल। बट पॉलिश तो उसको रेकरिंग कराना पड़ता है। तो क्या पॉलिश इज एन एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड, विच शुड बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड? नो सर, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है सम का, ये खर्चा आपको माइनस करने नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। एज ऑन 1/4/19 मिस परमिंदर सोल्ड सच ज्वेलरी फॉर ₹12 lakhs। ये हो गया क्या? फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ब्रोकरेज भी दे दिया, 1% ऑफ द सेल वैल्यू वॉज पेड बाय। जो स्टूडेंट्स मेरे से एडवांस चलना चाहते हैं चल सकते हैं, ठीक है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। आपको आंसर निकालना, आंसर निकाल के मेरे को बता सकते हैं, बट नीचे चीटिंग मत करिएगा। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द सेल वैल्यू वॉज पेड बाई हर। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी, देखिए फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दिया है सर, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर मुझे कोई एसेट गिफ्ट में मिला है, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे कोई एसेट, या एसेट मुझे मिला है, मुझे ये एसेट गिफ्ट में मिला है, क्या मेरे लिए कोई खर्चा है? नहीं सर, मुझे तो गिफ्ट में मिला है, किसी से भी मिले भाई, गिफ्ट में मिला है। और ये मैं एसेट बेच रहा हूं, ये मैं एसेट में बेच रहा हूं, क्या मेरे को मनी मिल रहा है? मिल रहा है सर। तो क्या मेरे लिए कैपिटल गेन पूरा हो जाएगा? क्या मेरे कैपिटल गेन पूरा फेस वैल्यू, आई मीन पूरा वैल्यू पे कैपिटल गेन टैक्स होगा? नो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। थिंक वाई। मान लीजिए मुझे मेरे भाई ने एसेट गिफ्ट किया, मैं एग्जैक्टली यही सम ले रहा हूं, मेरे भाई ने मुझे एसेट गिफ्ट किया, ज्वेलरी गिफ्ट किया, आई एम सेलिंग दैट ज्वेलरी, at 100 rupees. He gifted me. My cost is 0. Whether my cap gain will be 100? No. My brother, he acquired jewelry, na?
ही गिफ्टेड मी, एंड आपको बता देता हूं सेक्शन 47 आगे अपने पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन नहीं लगता गिफ्ट एग्जेम्प्ट ट्रांसफर पे. Gift is an exempt transfer that is not taxable under cap gains. And if that is not taxable under cap gain, gift is an exempt transfer, my dear students. तो मेरा जो भाई कॉस्ट इंकर किया, मेरा भाई 40 रुपए में ज्वेलरी खरीदा था, अब मैं उसे 100 में बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, तो हैंड्स आर गेटिंग चेंज्ड. माई ब्रदर गिफ्टेड टू मी, तो मेरा ब्रदर के ऊपर टैक्स नहीं लगा. तो मेरा ब्रदर का जो कॉस्ट, मतलब क्या, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, माई ब्रदर्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विल बी माई कॉस्ट. यानी माई ब्रदर इंकर्ड 40 रुपीज, आई हैव इंकर्ड 40 रुपीज मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर. दिस इज द मूल मंत्र ऑफ कैपिटल गेन्स इन इंटर लेवल. आपको कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मानना पड़ेगा अगर आप गिफ्ट में एसेट लिए तो, हर केस में, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो कुछ हो, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर. जो प्रीवियस ओनर आपसे लिया है, जो प्रीवियस ओनर आपका था, उसने जो एसेट खरीदा है, आप वो प्राइस ले लीजिए. ध्यान से मेरा बात सुनेगा प्लीज. तो उसका कॉस्ट हो गया मेरा कॉस्ट, उसका कॉस्ट हो गया मेरा कॉस्ट, और फिर मैं अपना नॉर्मल सम करूं. मुझे फुल वैल्यू कंसिडरेशन मिला है, मुझे ये पता है. अब सेकेंड पार्ट आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पे. मेरे भाई ने 4 साल पहले खरीदा था, 4 साल पहले खरीदा था, गिफ्ट आज दिया. आई रिपीट, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिए गाइस, एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस सम नाउ. 4 years back my brother gifted me, sorry I repeat, 4 years back my brother acquired that jewelry. It was with him for 4 years. Today he gifted me. After 6 years I am going to sell. I repeat, 4 years पहले my brother acquired, today he gifted me. After 6 years I am going to sell. Now you have to tell me, मैं कितना साल तक इसे होल्ड करके रखा. I repeat, you have to tell me, मैं कितने साल तक इसको होल्ड करके रखा फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल गेन. अब स्टूडेंट लिटरल सेंस में बोलेगा कि सर आप तो 6 साल ही होल्ड करके रखे, क्योंकि आपको तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब, जिस साल आपका भाई आपको गिफ्ट किया उस साल से निकालेंगे. आई एग्री विथ यू, बट यू टेल मी, ये 4 साल जो मेरे भाई ने रखा, क्या इस साल क्या इन्फ्लेशन नहीं हुआ? क्या इस साल इन्फ्लेशन नहीं हुआ? किस साल इन्फ्लेशन स्टॉप हो गया था? इन्फ्लेशन तो हुआ इस साल. Now there are two things attached to this. I'll repeat this again in next class, but you listen to me very carefully. There are two things attached to this in this. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लॉ ने बोला है कि आपका भाई जो 4 साल होल्ड करके रखा था, योर ब्रदर होल्ड द एसेट और योर ब्रदर हेल्ड द एसेट फॉर 4 years. That 4 years will be counted as your years. Because you are the final person who are selling the asset. तो 4 साल आपका, यानी मैं 6 + 4 10 साल मैं वो एसेट होल्ड करके रखा हूं. इसका मतलब क्या, कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से ही कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन जब इंडेक्सेशन बेनिफिट आ रहा है, आई रिपीट, लेकिन जब इंडेक्सेशन बेनिफिट आ रहा है, तो हम जब से लिए हैं एसेट, आई रिपीट, देखिए यही पे वो था. If you can see this, CII of the year in which the asset was first held by the SSE. यहाँ पे प्रीवियस ओनर का बात नहीं किया है, यहाँ पे प्रीवियस ओनर का बात नहीं किया है. मेरा भाई के तब से हम लोग नहीं लेंगे. 4 years बैक से इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं, इंडेक्सेशन बेनिफिट तो उसी दिन से लेंगे जब मुझे गिफ्ट हुआ है. जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देंगे, मैंने अपने इंडेक्सेशन फैक्टर स्टार्ट किया कब से, मुझे गिफ्ट कब से मिला, 5-6. तो 5-6 मेरा मान लिया जाएगा इस साल मुझे एसेट सबसे पहले मिला था. बट जतिंदर जी जो मेरा भाई है, वो एसेट तो 1 जुलाई 95 को ही ले लिया था मेरे दोस्त, तो तब से तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मुझे मिलेगा 5-6 से. यही मैं समझाने जा रहा था. जिस साल आप एसेट खरीदेंगे उसी साल से, या जिस साल आपको एसेट मिला है उसी साल से इंडेक्सेशन बेनिफिट आप देंगे. तो चलिए, हमारा फेयर मार्केट वैल्यू दिया 141, ये अभी हमारे लिए कोई काम का है नहीं, आगे अपने देखेंगे. तो सबसे पहले अपने क्या लिए, सबसे पहले अपने फुल वैल्यू कंसिडरेशन को कंसिडर कर लिए. कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ नहीं होगा. वेरी गुड अमित ओझा, आप सही बोल रहे हो. कॉस्ट प्रीवियस ओनर लेंगे, इंडेक्स ओनर अपना लेंगे. कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का लेंगे, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट आप अपने साल से लेंगे. कंप्यूटेशन आप कैसे किए, देखिए सेल कंसिडरेशन क्या आ रहा है, 12 lakhs. सेल कंसिडरेशन क्या आ रहा है, 12 lakhs. 12 लाख आया ना, हाँ 12 लाख आया, माइनस 1% ऑफ सेल वैल्यू. सेल वैल्यू क्या है, 12 लाख का 1%, 12,000. तो नेट सेल कंसिडरेशन हो गया 11,88,000. फिर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आपके लिए आपके भाई का जो कॉस्ट है वही कॉस्ट है 60,000. इनटू क्या लेंगे, 289, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन ईयर डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, आई रिपीट 5-6 का फैक्टर क्या है, तो 5-6 का फैक्टर गाइस
117 है, 5-6 का फैक्टर 117 है, ठीक है। 5-6 का फैक्टर, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां पर अपने एसेट प्रीवियस ओनर कब खरीदा है, आई एम सो सॉरी, आई रिपीट, यहां पे एसेट प्रीवियस ओनर कब खरीदा है, 141 के पहले खरीदा है ना, तो कॉस्ट तो उसका ले रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी तो उसी का ले रहे हैं ना। अरे पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसी का ले रहा है, कॉस्ट भी उसे, इंडेक्सेशन बेनिफिट के समय हम लोग अपना देखेंगे। तो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 1 जुलाई 95 हो गया ना, तो 2001 के पहले हो गया, और 2001 के पहले हो गया तब तो आपको 60,000 और फेयर मार्केट वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला आप चेक नहीं कर सकते, ये वाला आप चेक नहीं कर सकते। तो 2 लाख और ये क्या 2 लाख, तो 2 लाख इंटू क्या 289 डिवाइडेड बाय 117, ये आपको 4,94,017 देगा। और फिर आपने इंप्रूवमेंट भी किया था कुछ, याद है, डायमंड स्विंग किया था, तो 25,000 का डायमंड आप 1 जुलाई 2002 को किए थे, जो 2023 का फैक्टर इस्तेमाल आप करेंगे। तो 25,000 इंटू क्या 289 डिवाइड बाय 105, दिस गिव्स यू 68,810, ये आपका एलटीसी जाएगा। लेकिन गाइज मैं आपको एक और बता देता हूं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। यहां पे और एक ऑल्टरनेटिव आंसर आ सकता है, विच इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो आस्किंग, या और एक ऑल्टरनेटिव आंसर आ सकता है। काफी स्टूडेंट को लग रहा होगा, मन में खल बच रहा होगा ये चीज कि सर जब प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले रहे हैं, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं, तो फिर प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे हैं सर, इसमें क्या गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। जब सभी चीज प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं तो सभी चीज प्रीवियस ओनर का लीजिए, बस आपका आंसर आप खुद ही दे दिए। तो गाइज यहां पे एक नोट्स में मैंने एक लास्ट पॉइंट ऐड करके रखा है, ये आपको देख लेना पड़ेगा, और दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, दोनों आंसर करेक्ट है, इंस्टीट्यूट दोनों आंसर को सही मानता है, और इसका दोनों व्यू है। एक केस लॉ जो आपको याद रखना है, सीआईटी वर्सेस मंजुला जेशा, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि इंडेक्सेशन बेनिफिट उस एसेट का जिस साल प्रीवियस ओनर खरीदा है उस साल से मिलेगा, या 141 से मिलेगा, विच एवर इज लेटर। इफ दिस व्यूज, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग आप पहले का ले रहे हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी पहले का ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप पहले का इंडेक्सेशन बेनिफिट लोगे तो मेरा बात आप ध्यान से सुनेगा, हम लोग क्या करेंगे, खाली चेंज, हम लोग डिनोमिनेटर में 5-6 ले रहे थे, ध्यान से, हम लोग डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम होगा, हम लोग डिनोमिनेटर में 5-6 ले रहे थे, ये 5-6 ले रहे थे, हम लोग 5-6 नहीं लेंगे, हम लोग 100 लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, 100, बिकॉज प्रीवियस ओनर तो 141 के पहले का खरीदा है और 141 उसका बेस ईयर होगा, तो इन दिस केस 100 विल बी कंसिडर्ड टू बी द फैक्टर ऑफ this particular case। तो 2 lakhs into 289 divided by 100, that will gives me 5,78,000, ये मुझे 5,78,000 देगा। तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा मंजुला जेशा में ज्यादा आएगा अगर आप फॉलो करते हो, और अगर कॉस्ट ज्यादा आया तो आपका गेन भी कम आएगा। आपका कॉस्ट ज्यादा आया तो ऑब्वियसली माइनस ज्यादा हो रहा है तो गेन कम हो जाएगा। तो दोनों व्यू एक्सेप्टेबल है, अगर स्टूडेंट ये फॉलो करता है तो ये भी कर सकता है, यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट वो साल से देगा जिस साल से पहले, मतलब सब कुछ पहले चले जाइए, सब कुछ आप पहले चले जाइए। लेकिन कोई स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट इसी साल से देंगे जब से लिया है, और पुराने साल का प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेंगे और प्रीवियस ओनर का पहले से पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लेंगे, वो भी आप ले सकते हैं, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ओके, दोनों में से कोई भी लेंगे ना, इंडेक्सेशन, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, यू कैन डू इट एनीथिंग। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज चैप्टर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग का डाउट्स है, नाउ यू कैन स्टार्ट, आपका समय शुरू होता है अब। चैट्स लिखिए फटाफट, भूला नहीं है ना भूलने देंगे, वेरी गुड, फटाफट चैट में पूछिए मेरे को क्या है, मैं क्या करके चैट्स पढ़ रहा हूं, जिन्होंने पहले पूछा था, जो भी चैट्स पूछना है, जो भी डाउट्स है सब कुछ पूछ डालिए, कोई भी कसर मत छोड़िए। सर प्लीज वंस रिपीट कि 5,000 वाले एक्सपेंसेस क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो आपके लिए एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं था, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो आपका कोई एडिशनल केपेक्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, वो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज समथिंग विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रिंग, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, ये डेफिनेटली, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, ये कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहे, नेचर ऑफ द एक्सपेंस वैसा है। सर हाउ यू मेक दिस पीडीएफ विद सॉफ्टवेयर, अरे भाई ये क्यों मैं बोलूँ, ये मेरा एसेट है भाई, अगर मैं आपको बोल दूं सॉफ्टवेयर, कैसा आदमी है तुम यार, मैं खुद से मेहनत से बनाता हूँ, रात को जग जग के एक एक चार्ट्स एक एक चीज बनाता हूँ, हाउ कैन यू से दिस, यू नो,
माई फैमिली मेम्बर्स, माई नियर एंड डियर वन, दे स्कोल्ड मी कि तुम इतना रात भर काम करते हो, क्यों करते हो? मैं बोलता हूँ भाई मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए प्रायोरिटी है, जो मैं स्टूडेंट्स मेरे चाहेंगे मेरे लिए वही प्रायोरिटी है। तो बस आपका एग्जाम मेरा एग्जाम सेम है, डीम्ड। आप एग्जाम दे रहे हैं डीम्ड टू बी कंसिडर्ड, कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ इनकम टैक्स लॉ के भाषा में। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं एग्जाम देता तो मैं जितने लेवल का मेहनत करता उतना लेवल का मेहनत मैं आपके लिए गाइस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट्स हम लोग प्रॉपर एक एक डिजाइन होता है, ये सब डिजाइन मैं सोचता हूँ, करता हूँ, और फिर उसके बाद हमारे जो टीम मेंबर्स है वो उस पर वर्क अपॉन करते हैं और वो फाइनली करते हैं। 541190, अच्छा हाँ ठीक है, वो ऑल्टरनेटिव आंसर आ सकता है अगर आप वैसा देखो तो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 625173 माइनस प्लस 94017 माइनस 5,78,000 541, करेक्ट। आपका ये भी आंसर आ सकता है राकेश पांडे जी। कौन सा करना है हार्दिक जी? जो आपका मन करे वो करिए, दोनों सही है। आज का क्लास खत्म होता है, आपका डाउट सेशन स्टार्ट होता है। सर टैक्स सब्जेक्ट इज राइट ऑन ट्रैक जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड गॉट कॉन्फिडेंस टू गेट एग्जेम्पशन। बस यही सुनने के लिए तो मैं ये कोर्स बनाया हूं कि टैक्स में आपका एग्जेम्पशन है भैया, टैक्स में जो भी डाउट हो मैं वो संभाल लूंगा, बस आप बाकी सारा सब्जेक्ट देख लीजिए। आप बाकी सारा सब्जेक्ट देख लीजिए, बाकी चीज टैक्स आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आप बस यहाँ पे आइए, अटेंड करिए, इतना सफिशियंट है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, योर रिजल्ट विल बी वेरी गुड इफ यू अटेंड दिस रिवीजन क्लासेस इन इंटायरली। आप कोई भी सब्जेक्ट करिए, आप कॉस्ट करिए, एफएम करिए, टैक्स करिए, ऑडिट करिए, जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है आप सब करिए। एवरीथिंग यू डू आई कैन गारंटी, जितना टाइम आपके पास है आप करिए, आपका सब्जेक्ट ट्रैक पे जाएगा। Sir, if two different person exchange their immovable property with each other, transfer occurs but no transaction occurs, then will capital gain apply in this case? Exchange their, देखिए एक्सचेंज ट्रांसफर होता है तो हर दोनों के लिए वो कैपिटल गेन लगेगा। यस, कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हो। सीएस वाले क्या लेंगे? रितिका खंडेलवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सीएस वाले आप लोग को दोनों तरह से आंसर निकाल के चेक करना पड़ेगा और ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सीएस में भी सेम फॉलो होता है, सीएस में भी दोनों व्यू फॉलो होता है। जो मैंने सैलरी में गिफ्ट के केस में बोला था 5,000 से ज्यादा फुल्ली टैक्सेबल या 5,000 तक एग्जेम्प्ट करो, तो आप देख लेना जो आंसर बेस्ट लगे वो कर लेना। दोनों ही दिखे तो कोई भी एक कर देना, दोनों में आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। सर देयर इज अ कोर्स ऑफ एक्सेल इन एसजेसी, लाइक देयर इज that there is any course by which we can learn how to make notes like your revision notes? नहीं 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 बॉस, अभी तो नहीं होगा। आपको वैसे नोट्स क्यों बनाने हैं वो हमें बताइए, कि इसका कोई कोर्स होता है? दिस ऑल कम्स विथ प्रैक्टिस गाइज, इसका कोई कोर्स अभी नहीं होता है, बट अगर आप का स्पेशल रिक्वेस्ट है तो विल थिंक अबाउट इट। फोबिया ऑफ कैपिटल गेन जस्ट ओवरिंग फील बेटर। हाँ सुनैना खेम का, आप तो बस बात बहुत ही उम्दा कर दिए। कल आप सबको आने का इस, ठीक है, कल मैं रहूंगा, कल आप सबको आना है, यू हैव टू बी देयर। सर टैक्स सब्जेक्ट इज राइट ऑन ट्रैक जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू कृष्ण, नितेश, Soumya Suchitra Panda. STT is Securities Transaction Tax which is chargeable on all the exchange related transactions, जो exchange में होता है परचेज और सेल, उसका डिडक्शन कैपिटल गेन में नहीं मिलता, वो आपको ध्यान रखना है। पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है, वो मैं आपको पीजीबीपी में पढ़ाऊंगा जब मैं पीजीबीपी में आऊंगा, बिकॉज पीजीबीपी में यू एक्ट एज अ डीलर इन शेयर्स एंड तब आपका इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। सर 60,000 और 2 लाख वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा नहीं, 60,000 और 2 लाख। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए 60,000 इस केस में उसका एक्चुअल परचेज प्राइस था, किसका? भाई का, जितेंद्र का। बट उस एसेट का 141 में फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? 2 लाख। 1795 का तो आपके पास इंडेक्सेशन फैक्टर नहीं है, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, आपको कंपेयर करना पड़ेगा 141 का फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। तो 2 लाख में आप क्या, 2 लाख में आप जम किए, अब 2001 के दिन आए और वहां से फिर आप इंडेक्सेशन को पुल किए। देखिए इन अ वे 95 को 60,000 वैल्यू था और 2001 में 2 लाख था, ये भी एक तरीके का क्या इन्फ्लेशन के कारण फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गया।
तो यही है, आप जब 141 के पहले इफ यू आर एक्वायरिंग द एसेट यू नीड टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 141 विचएवर इज हायर। थैंक यू गोविंद सर, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वी डू नॉट कंसिडर एक्सपेंस ऑफ 5000। मैं रिपीट कर दिया, इट्स नॉट अ केपेक्स, ये आपका ट्रांसफर रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आपको माइनस नहीं मिलेगा। सर एनी टाइम ऑफ प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रीमियम का नेचर पे डिपेंड करता है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू प्रियंका। सर 50C एक बार कल पढ़ेंगे हम लोग, विकी 50C कल पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू बी लर्न आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। सर प्लीज मेक क्लास 100% इन इंग्लिश। अभिजीत अलापट, अभिजीत अलापट शायद आप साउथ इंडिया से इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू केटर टू द इंटायर ऑडियंस, सो आई ट्राई टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इफ आई कीप 100% क्लासेस इन इंग्लिश देन ये जितने 300-400 बच्चे आ रहे हैं ये कल से 50-100 में आएंगे, ठीक है? तो मेरे को तो लार्जर केटर को करना पड़ेगा ना, मेरे को मेरे बारे में भी सोचिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव 100+ क्लासेस इन इंग्लिश। यू थिंक फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इफ दे विल से दैट कि सर आप 100% क्लासेस हिंदी में रखिए, then you will also not come. Okay, so I'm keeping a proper balance in between Hindi and English, but in case you are not understanding because of language barriers you can ask me now if you have any doubts. Sir tax subject is right on track, thank you Prachi. Question are sir if previous owner का cost known है होता, is there any percent of expense which we can consider? प्रीवियस ओनर का तो कॉस्ट पता है, तो प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट लीजिए ना, वो तो पूरे आप कंसिडर करते हो, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है। थैंक यू सर फॉर दिस रिविजन्स, थैंक यू अभिषेक। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, इज दिस पेड लेक्चर? नो स्वीट, इज एब्सोल्युटली फ्री। ये यूट्यूब में लाइव हो रहा है, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 April 20। ओ माई गॉड, माई बैटरी गॉट डाउन, माई बैटरी गॉट डाउन, आई एम जस्ट चेंजिंग माई फोन। Just 1 second. Just 1 second, guys. यस स्वीटी, आपका क्वेश्चन था इज दिस पेड लेक्चर? द आंसर इज नो, ये पेड लेक्चर नहीं है, बिकॉज ये पूरा 100% लाइव क्लासेस हो रहा है। 1 September से चालू हुआ था और ये पूरा का पूरा 100% फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। शुभांका सर एग्जाम में या सब नोट्स देना पड़ेगा क्या? नोट्स भी देंगे तो कितना मार्क्स कट सकता है? 50% मार्क्स है इस नोट्स के लिए बाबू, 50% मार्क्स कट जाएगा अगर आप नोट्स नहीं देते हैं। नोट्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज वाई आई हैव रिटन एवरीथिंग इन डिटेल। ये आपको इलस्ट्रेशन देने का, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है कैपिटल गेन्स कितना पोर्शन का 39 पेजेस, बट अगर मैं इलस्ट्रेशन और सोल्यूशन हटा दूं ना, लेस देन 20 पेजेस बन जाएगा। ये जस्ट इलस्ट्रेशन सोल्यूशन के कारण इतना बड़ा बन गया है, ठीक है? तो ये लेंथ ऑफ पेजेस में जाना, अंदर का कंटेंट में जाना। राइट शेयर पर सीजी आएगा क्या? कल डिस्कस होगा। कैन यू गिव मी योर नंबर? नो। अगर आपको नंबर दे दिया ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर मांगते हैं, मेरा फैमिली वाला बोलेगा भाई स्टूडेंट्स के घर में जाके रह ले या छोड़ दे। तो हम लोग ने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किया है इसका, आप हमें क्वेरी कर सकते हो care@sjc.co.in, care@sjc.co.in। आप वहाँ पे जो ईमेल करना है आप ईमेल करिए, हम लोग क्वेरी के लिए है, हम उसका सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे। अगर आपका कोई रिस्पेक्टिव पर्सनल क्वेरी है, पर्सनल डाउट है, तो आप अपना नंबर भी छोड़ दीजिएगा, हम आप लोग को वापस कॉल करेंगे। सर इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दीजिए एट द एंड। प्रोफेसर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का ट्रीटमेंट एक बार बताइए। पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16(3). पेमेंट किया तो डिडक्शन लो, डिडक्शन पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन मत लो। एम्प्लॉयर पे करता है तो परक्विजिट में ऐड करो फिर लेस करो। सर कैन वी लीव? अगर आपका डाउट सॉल्व हो गया तो यू कैन लीव। सी यू टुमारो एट 6:30। सर टैक्स सब्जेक्ट इज राइट ऑन ट्रैक। प्राची जी आप ये 5th बार बोल रहे हो और मैं 5th बार आपको बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वजह से अच्छा लगा तो ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आपको हेल्प कर पाया, और थैंक यू सो मच कि आपने ये एक्नॉलेज किया 5 बार लिख के।
थैंक यू प्राची। निलॉय अर्बन लैंड थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलिए आप। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? जो पॉपुलेशन के बेसिस पे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, हर वो रेंज है, अप टू 2 किलोमीटर इट इज अर्बन, उसके बियॉन्ड इट इज रूरल। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन माना जाता नहीं है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। सर टैक्स सब्जेक्ट इज राइट ऑन ट्रैक। अगेन थैंक यू प्राची। इकरा थैंक यू। सर इंपॉर्टेंट सेक्शंस कल। सर प्लीज़ 5000 बता दिया एक बार आपको कि नहीं करेंगे हम लोग उसको, क्योंकि वो कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता। सर पीजीबी देखकर ही डर लगता है सर। अरे देख कर डर लगता है, जिसको बोलते हैं ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसका उसका देखने में मत जाइए। अब देखिए सिंपल फंडा है, जो देखने में लगता है ना वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, जो देखने में होता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। इट्स सच एन इजी चैप्टर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आपको लगेगा सर ये था पीजीबीपी, ये था जो मेरी रातों की नींद उड़ा लिया था, ये था जिसके लिए मैं टैक्स सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहा था, सर ये था जिसका मैं इतना टेंशन ले रहा था। तब आप बोलेंगे मेरे को, ट्रस्ट में आप ये बोलेंगे जब मैं आपको पीजीबीपी पढ़ाऊंगा। इसी के बाद ये कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या पता है? पीजीबीपी। आपको इतना मक्खन मलाई लगेगा ना, बिकॉज मैं एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, मैं एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। ओनली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेना है। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैं खाली नया डाउट्स को देख रहा हूँ, बीच में जितने भी स्टूडेंट्स थैंक यू बोल रहे हैं मैं सबको नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपने आज इतना लोड्स में आज आप इस क्लासेस को अटेंड करने के लिए आए। सर व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू? प्रॉफिट इन ल्यू बाबू मतलब अगेंस्ट, मतलब आपको कोई प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मिला अगेंस्ट सैलरी। ठीक है, सैलरी के फॉर्म में आपको कोई प्रॉफिट मिला। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बता दीजिए, उसका अलग चैप्टर है, वो हम अलग से डील करेंगे। इट वॉज अमेजिंग, थैंक यू शिवांगी। सर इंपॉर्टेंट सेक्शंस लास्ट में। आप टैक्स गुरु हो? नहीं नहीं भाई, मैं कोई टैक्स गुरु नहीं हूँ। मेरे से भी बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। मैं तो खाली डिलीवर करता हूँ आपको मेरा, और मैं बस, मेरे को प्लीज़ गुरु वुरु मत बोलिए वरना मुझे बहुत ख़राब लगता है देखिए अंदर से। एग्रीकल्चरल लैंड हेल्ड इन फॉरेन कंपनी, एग्रीकल्चरल लैंड इन हेल्ड इन फॉरेन कंट्रीज अ कैपिटल एसेट और नॉट? कहीं आप देखिए कैपिटल एसेट में, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करके रखे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन क्या बोला है, रूरल एरिया में एग्जेम्प्ट है, बाद बाकी आप कहीं पे भी होल्ड करिए इट इज टैक्सेबल। अब ये स्टेटस पे डिपेंड करता है आपका, भी ये जो क्वेश्चन पूछे ना ये रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आप आर ओ तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, एनआर तो टैक्सेबल नहीं है। तो एनआर अगर कैपिटल एसेट इंडिया के बाहर होल्ड कर रहा है तो उसके लिए कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि वो एनआर है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस। आरपीएफ टॉपिक वन साई मोर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, देखिए जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो सैलरी अप टू 15%, 12% एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट 9.5% एग्जेम्प्ट होता है, और विड्रॉल एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। अगर आप 5 साल के बाद लेते हो कंटिन्यूस पीरियड, 5 साल के बाद वर्क करते हो, फॉर यू वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years और मोर, और यू डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब डिसकंटिन्यूड हो गया बिजनेस का, या फिर यू लेफ्ट बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, उसके कारण तो आपका वो टैक्सेबल हो जाता है, आई मीन एग्जेम्प्ट हो जाता है, बाकी केसेस में टैक्सेबल हो जाता है। कल के बारे में ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बनाना सर प्लीज। कल एक बड़ा ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, डिड नॉट अंडरस्टैंड सिद्धार्थ। अगर रिटायरमेंट 15 दिसंबर है तो आप 30 नवंबर तक कंसिडर करेंगे एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। थैंक यू अनमोल, थैंक यू सुशी, थैंक यू प्राची। 54 एक एग्जेम्पशन माना जाता है, लेकिन अगेन एक ये बहुत लिटिगेटिव है, देखिए ये बहुत लिटिगेटिव है। सर योर क्लास एंड नोट्स बोथ आर अमेजिंग, 70+ श्योर, थैंक यू शिवम। इन एग्रीकल्चरल इनकम पॉपुलेशन शैल बी, सर अभी जो सम्स करवाए जस्ट उसका गिफ्ट एंड ओनर वाला समझा दीजिए। देखिए गिफ्ट वाला क्या था, मुझे गिफ्ट मिलता है, ठीक है,
तो मेरे लिए प्रीवियस ओनर का कॉस्ट इज मेरा कॉस्ट, उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग। लेकिन मंजुला जेशा का हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करते तो उनका इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। लेकिन आप मंजुला जेशा का हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो नहीं करते तो आपको आपका ही इंडेक्सेशन मिलेगा, यानी जब से आपने एक्वायर किया, जब से आपको गिफ्ट मिला। ठीक है। अनफर्निश्ड अकाउंट्स कब से होगा? बस अकाउंट्स जैसे आपका ऑडिट खत्म होगा ना, जो समीक्षा मैम का जो टाइमिंग है ना सीएमए इंटर का, सी इंटर ऑडिट का, उसी के बाद अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा सेम टाइमिंग में। सर इंडेक्स सीओए एंड सीओआई रिपीट वंस अगेन। इंडेक्स सीओए वही होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हो इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर सीआई इनटू डिवाइड बाई सीआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन और 141 विच एवर इज लेटर। और वैसे सीआई होता है बट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 141 के पहले वाले इंप्रूवमेंट्स कंसिडर नहीं करते। थैंक यू अनमोल, थैंक यू रश्मि, थैंक यू जॉय। सेक्शंस टू बी लर्न बता दीजिए सेशंस के बाद, जब आपका सेक्शंस मैं कंटिन्यूस बताते रहूं बट लास्ट में मैं आपको फिर बार बता दूंगा। हाउ सीजी एंड एग्रीकल्चरल इनकम आर कनेक्टेड। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, एक जगह आ सकता था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो मैंने आपको बता दी, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम कनेक्टेड है। सर फॉर पीडीएफ वेयर आई कैन कॉन्टैक्ट यू हैव टू एनरोल फॉर आवर रिविजन कोर्स, जिसका लिंक में पूरा सब्सक्रिप्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां देख सकते हो। सीएमए वाले क्या करेंगे? क्या चीज का सीएमए वाले? मैं समझा नहीं अनमोल। बहुत सारे क्वेरीज रिपीटेड आ रहे हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं। दिव्य जड़ी बूटी बुक कहाँ मिलेगी? अरे भाई चीख चीख के बोलती हूँ इतना बार। दिव्य जड़ी बूटी बुक हमारे वेबसाइट में मिलेगी www.sjc.co.in। रुकिए रेस्ट ले लेता हूं मैं। www.sjc.co.in/e-library, आप वहां जाइए और आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, सारा अपडेट्स वहां मिल जाएगा। एक बार चैनल को देख लो, 10-15 मिनट जाके देख लो, कितना मेहनत से वीडियोस बना के डालता हूँ। सीए निकुंज गोइंका टैक्स लवर में चले जाओ, वहां आपको सब मिल जाएगा। अरे जाओ तो सही एक बार। सर आज का क्लास सुपर डुपर था, मैं सोचा बोलूंगे सुपर से भी ऊपर था, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, रियली यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। थैंक यू सुमन, थैंक्स। सर आज अच्छे से क्लियर हो गया मेरा, वेरी गुड। सीएक्स रिजल्ट के लिए कितना मार्क्स का है प्रीति? क्या उसके बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे क्या? कैपिटल गेन्स 10 से 12 मार्क्स आता है, ये मैंने अपने दिव्य जड़ी बूटी बुक में पूरा पेपर वाइज एनालिसिस करके दिया है। हर एक पेपर का एनालिसिस है कि कौन से मार्क्स, कितना मार्क्स किस एग्जाम में किस में है, मतलब फ्लॉलेसली वहां दिया हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ठीक है सर, इन केस एक्चुअल सेल्स 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 90 के है तो भी 90 के कंसिडर करना है। गाइज ये अपने सेक्शन में आएंगे। ठीक है, अभी ये बहुत ही आप डिस्ट्रप्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब सेक्शन में अपने कंसिडर, जब सेक्शन आएगा तभी अपने कंसिडर करेंगे। ठीक है सर, अगर मेरे बहुत सारे प्रॉपर्टी हो एंड मैंने गिफ्ट किया है फैमिली मेंबर्स को, तो जो इनकम आएगा, गिफ्ट से क्या इनकम आएगा मुझे बताइए। अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को दिया है तो आपको तो कोई इनकम आएगा नहीं, तो जो इनकम आएगा वो एचपी इनकम में ना, ना बाबू ना। गिफ्ट इनकम इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, इट इज टैक्स फ्री। लेकिन जब आपके फैमिली मेंबर सेल करेंगे तो उनके हाथ में इनकम आएगा, और जो आपके फैमिली मेंबर सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उनके पास कॉस्ट क्या रहेगा? जो आपका कॉस्ट था। ठीक है ना सर? दिव्य जड़ी बूटी का सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है, बट यार प्रिंट आउट इतना बड़ा बुक का निकालेंगे, कैसा क्वालिटी आएगा? अगर आपको प्रिंट आउट ही चाहिए तो आप हमसे क्यों नहीं हार्ड कॉपी ले लेते? हम तो पूरा आपको हार्ड कॉपी डिलीवर कर रहे हैं आपके घर तक। और अगर आप घर पे नहीं मंगवाना चाहते, कोरियर चार्जेस सेव करना चाहते हो, तो आप हम कलेक्ट फ्रॉम सेंटर का ऑप्शन भी है, वहाँ पे भी आप कलेक्ट कर सकते हो। सो इट्स बेटर यू सेव योर प्रिंटिंग कॉस्ट, और आपको पूरा प्रॉपर बुक फॉर्मेट में प्रॉपर अच्छा प्रिंट क्वालिटी में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। प्रिंटेड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, दोनों का ऑप्शन है। Sir, love you. Thank you so much for your efforts. You have given 2 big assets in form of DJB and this live revision classes, which is a blessing for us during this pandemic giving boost. Thank you, Priyanka Ravi Kumar. Thank you so much. प्रियंका खत्री सर, आगे तो बोलिए। सर सीएमए वाले क्या करेंगे? क्या चीज़ का सीएमए वाले क्या करेंगे मुझे आइडिया नहीं है। सर सेक्शंस बता दीजिए, कल होगा।
If I become CMA CS, I'll be becoming your competitor by teaching tax and GST. Will you happy for that? अरे भैया पापी पेट में लात मारोगे क्या? If you become CA you will become your competitor by teaching tax and GST. देखिए एक स्टूडेंट एक टीचर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि उनका स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करे. अगर आप मुझसे ही पढ़कर आप मेरे कॉम्पिटिटर बनते हो, सबसे पहले हम टीचर कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है. टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इसको बिजनेस मेंटालिटी से हम नहीं देखते हैं. हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो देखते हैं, बट हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं कर रहे हैं. बट हम एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं, तो हम लोग कोई भी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स, या आज भी इतने सारे टैक्स टीचर्स हैं जिनसे मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ और मैं रोज़ बात करता हूँ, और मेरी कोई क्वेरीज भी होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो कोई बड़ा बात नहीं है. मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. तो अगर आप तो एक स्टूडेंट हो के अगर आप टैक्स GST पढ़ा रहे हो, मेरा मतलब जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया, तो इससे बड़ी गौरवशाली बात मेरे लिए नहीं हो सकती. तो ज़रूर पढ़ाना दोस्त, और मुझे भी इनवाइट करना, मैं भी आपके सेंटर में आऊँगा. सर सेक्शंस बता दीजिए जो लर्न करना है. अरे बॉस बता दिया, बाद में बताएंगे. थैंक्स अ लॉट सन फॉर योर प्रेशियस टाइम, वी रियली ओ यू, विल मेक यू प्राउड. वाओ आरव गोयल, DJB सो इजी एंड सो हेल्पफुल, थैंक यू. सर सेक्शंस बता दीजिए. अब मैं खाली वही पढ़ता हूँ जो मुझे. सर वॉलंटरी रिटायरमेंट थोड़ा समझा दीजिए. आप खुद से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी. आपको खाली एग्जाम्शन मिलता है, वो फॉर्मूला देखना है. काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरीज को रिपीट कर रहे हैं, वो मैं आगे नहीं देख रहा. सर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, उस ट्रांसफ़र में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा? कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं लगेगा. आप खुद ही आंसर दे दिए, खुद ही क्वेश्चन पूछ लिया. आयुष, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. यस, आंसर में आप एक ही व्यू दोगे ऋषभ. कोई भी एक जो आप कर रहे हो वही दो, आपको ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं देना है. दिव्य जड़ी बूटी बुक sjc.co.in का वेबसाइट में मिलेगी. sjc.co.in हमारी वेबसाइट से ले सकते हो. दीपक कुमार, व्हाट इज डिनोमिनेटर? आई डोंट हैव दिस आंसर. डिनोमिनेटर मतलब जो डिवाइड के बाद नीचे लिखा रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इस ईयर का 289 CI है ना सर? यस. स्टैम्प फीस होता है आपका जो, इट्स नॉट अ ड्यूटी, इज नॉट अ टैक्स, इट इज बेसिकली स्टैम्प पेपर कॉस्ट. पर स्टैम्प ड्यूटी आपका होता है जो एक्चुअल टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो. आज की क्लास यूट्यूब पर आएगी? नहीं आएगी कपिल. टैक्स फिर से ट्रैक पे आ गया बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन क्लास. थैंक यू सो मच सिमरन. सुकुमाल, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है सैलरी चैप्टर में से. ग्रॉस सैलरी में से आप पेमेंट बेसिस पे करोगे डिडक्शन. जितना भी पेमेंट हुआ उतना ही डिडक्शन मिलना है बस. नो सॉरी कपिल, आज का क्लास अपलोड नहीं हो पाएगा. नेट इश्यूज था, वो आपको पहले से सोचना चाहिए था. नेट इशू, अगर मेरे एंड से नेट इशू होती, मेरे एंड से प्रॉब्लम होती, तो मैं आपको ज़रूर अपलोड करके दे देता. बट आप प्लीज़ मैनेज करो कैसे भी करके. गुड नाइट टैक्स लवर, थैंक यू सुकुमाल. मेक मी मॉडरेटर. Sure, Sahil, if you come daily, you can be the moderator and you can talk to me on behalf of the students, addressing all the queries. साहिल देशमुख जी, आप ज़रूर बन सकते हैं. विशाल भालोटिया, सम्स हो जाता है, उसके अंदर जो प्रोविजंस है वो अपने मन से लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, एज फार एज मीनिंग इज नॉट चेंज्ड. थैंक यू मनोरंजन. सौरभ सिंह, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मेरा स्ट्रेस कम हुआ. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू महक. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में जब आएंगे कंफ्यूजन दूर करेंगे. रश्मि रंजना, इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट डन बाय प्रीवियस ओनर भी कंसिडर किया जाएगा रोहित.
प्रीवियस ओनर का भी कंसिडर किया जाएगा। सर अगर मोटर बाइक दे देता है एम्प्लॉयर तो सिर्फ 15,000 एग्जेम्प्ट होता है। क्वेश्चन नॉट क्लियर। सर व्हाई डिड यू टेक 2 lakhs एज फेयर मार्केट वैल्यू? बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज इस केस में एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, इसलिए मैंने लिया। यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर आई हैव हैड। थैंक यू अरिजीत। पीजीबीपी आप लाइव क्लास नहीं कर पाए, डोंट वरी, रिवीजन क्लास कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हाँ ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप करते हो, या स्टैम्प ड्यूटी भी अगर आपका परचेज के समय जो लगता है तो वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा बेरमपुर। थैंक यू फॉर बूस्टिंग आवर माइंड्स एंड हेल्पिंग अस अ लॉट इन आवर बैड टाइम्स। थैंक यू अंकिता। लॉटरी इनकम पे रिबेट मिलता है? नहीं, लॉटरी इनकम पे रिबेट नहीं मिलता है। कोई डिडक्शन, कोई सेट ऑफ कुछ नहीं मिलता है, फ्लैट 30%। सर डाउट्स कहाँ पोस्ट करना है? आप मेरे क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे, साथ जो पिक कर रहे हैं वो कमेंट में दिख नहीं रहा है। नेहा रॉय जी यही पोस्ट करिए, मैं सबका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। दारुण क्लास हॉलो, भालो आचे हरिजीत, थैंक यू। लॉ का हम बताएंगे कब से स्टार्ट होगा। नहीं, बाइक से रिलेटेड कोई 15,000 का प्रोविजन मुझे तो पता नहीं है, आप मेरे को भी बस सेक्शन बताइएगा एम्प्लॉयर का। सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन लिमिट, agricultural land in rural area beyond 2 kilometers, beyond 6 kilometers, beyond 8 kilometers, depending on the population of the area, 10,000 to 1 lakh, 1 lakh से 10 lakhs, above 10 lakhs. Any amendments in tax? Yes, tax में amendments है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, जीएसटी में है। लीव सैलरी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 में, और वहाँ पे आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट करना पड़ता है। अमाउंट ऑफ एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, मैक्सिमम एग्जेम्पशन 3 lakhs होता है। फिर आप लास्ट 10 मंथ्स की टोटल सैलरी लेते हैं, और वो टोटल सैलरी जो होता है वो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ही होता है, इनटू 10 कर देते हो, और वो जो एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ्स आया उसी के हिसाब से आप लीव सैलरी इंटाइटलमेंट निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर एक कंप्लीट हुआ सर्विस उसके बेसिस पे आप 30 दिन मैक्सिमम, तो उतना डेज का आपको सैलरी निकालना है। सपोज 15 ईयर्स काम किया तो 15 ईयर्स इंटू 30 days, 450 days अनयूटिलाइज लीव, तो 450 डेज है, और एक भी लीव यूटिलाइज नहीं किया तो 450 डेज का उसको लीव मिला है, तो 450 का जो सैलरी आता है उतना आपको एग्जेम्पशन देना होगा। थैंक यू नेहा, आज कैपिटल गेन क्लियर होना शुरू हुआ है। एसटीटी एफई से डिडक्ट नहीं होगा। इज एसटीटी अ बिजनेस एक्सपेंस? इफ इट इज योर बिजनेस, इफ यू आर शोइंग योर share transaction as your business activity, then definitely STT is your business expense. दिव्य जुड़ी बूटी में क्या क्या इंक्लूड है सर प्लीज बता दीजिए, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, मेरा सब कुछ इंक्लूडेड है। आरटीपी, एमटीपी, पीटीपी, जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट, वर्कबुक, सबके सम्स के सॉल्यूशंस अपडेटेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, सब कुछ अपडेटेड है। सर आई ट्राइड टू परचेज दिव्य जड़ी बूटीज बुक बट गॉट 2 OTPs एंड ट्राइड विद बोथ OTP बट कुडेंट। इज ए हेल्पलाइन नंबर टू असिस्ट अस इन बोथ दी केसेस? आप हमारे वेबसाइट पे जाए jc.co.in, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम है हमारे 10 AM से 7 PM तक लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम है, आप वो चैट सपोर्ट में जाके हम क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर फीचर ट्रीटमेंट अपने कल पढ़ेंगे गाइस, काफ़ी डाउट्स कल की आ रही हैं, तो आई थिंक कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल के बाद ज़्यादा डाउट्स हम लोग फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। काफ़ी टाइम हो गया अपने को आज, हाफ एन आवर से ज़्यादा, 1 घंटा
पौन घंटा का क्वेरी सेशन हो गया। कोई भी क्वेरी अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ सो आप उसको कल कैरी फॉरवर्ड करिए। अब कल अपने आएंगे कल फिर से और कैपिटल गेन्स को रिज्यूम करेंगे। और कल तो ख़त्म नहीं होगा कैप गेन्स, अपने को 3rd क्लास भी लगेगा कैप गेन्स में, तो कैप गेन्स अपने फिनिश करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड सी यू सून टुमारो कॉस्टिंग क्लास नॉर्मल एज यूजुअल। हाँ, कल ऑडिट क्लास नहीं होगा सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, और टैक्स क्लास जिस टाइम पे शेड्यूल था उसी टाइम पे होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। देवजीत, किरण, रोशदा, साकर, आप लोग का डाउट्स अपने कल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना? कल अपने डाउट्स लेते हैं, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल अपने सारा डाउट्स लेते हैं, कल आप लोग फिर आना और कल टुवर्ड्स दी एंड हम लोग फिर से बात करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय। ओके, यू विल बिकम योर फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। ठीक है श्रेया, बन जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।